एफपीओ कोऑपरेटिव सोसाइटी उद्यमिता अभियान श्रृंखला के पीछे का उद्देश्य हमारा ये है कि स्टार्टअप इंडिया और एफपीओ इंडिया के स्टेक होल्डर्स में एक कॉमन प्लेटफॉर्म तैयार करना। उद्यमिता अभियान से हर हफ्ता हम कृषि और इससे जुड़े हुए क्षेत्रों में स्टार्टअप्स को आमंत्रित करते हैं। इस वेबिनार के जरिए वो सीधा 200 से अधिक एफपीओज तक अपने उत्पादों के बारे में, अपनी सेवाओं के बारे में खबर पहुंचा सकते हैं। इसके कारण उनके जो किसान मेंबर हैं, उनकी उत्पादकता, उनकी आमदनी दोनों में बढ़ोतरी हो सकती है। धन्यवाद कमल जी। मैं आपको एक छोटी सी प्रेजेंटेशन के थ्रू दिखाना चाहूँगा कि एब्सोल्यूट क्या है और क्या करता है। जितने भी हमारे एफपीओ भाई हैं, उन सबको नेफेड और फीफा की तरफ से वेलकम करता हूँ। तो जैसे आपको मालूम है कि नेफेड ने फीफा को जैसे टेक ओवर किया, अब उसका जो रोल है उसको कैसे नेशनल लेवल पे हम करें, तो वी हैव बीन ट्राइंग। सबको नमस्कार, मेरा नाम संदीप कोंडा जी है। मैं कृषि तंत्र संस्था का फाउंडर हूँ, फाउंडर एंड सीईओ। ये बात हमें समझनी पड़ेगी कि बाजार में कौन लोग कमा पाते हैं और कौन लोग नहीं कमा पाते। अगर हमने इस मूल मंत्र को समझ लिया तो हम समझ पाएंगे कि एफपीओ कितनी बड़ी ताकत है। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा न्यू लीफ डायनेमिक कंपनी के संस्थापक श्री अनुराग अग्रवाल जी को। थैंक यू सुनील जी, थैंक यू संजीव जी। मेरे जितने सेशन होंगे मैं उसमें कोई फिलॉसफी की बात नहीं करूंगा। मेरा सिंगल पॉइंट फोकस ये रहेगा कि किसानों की आमदनी कैसे बढ़े। हम आपको मिलवाने जा रहे हैं श्री नरेंद्र पवार जी से, जो कि स्वामी समर्थ शेतकरी प्रोड्यूसर कंपनी के निर्देशक है एवं फाउंडर है। नमस्कार। उन्होंने अपने सेशन का नाम एफपीओ कोऑपरेटिव सोसाइटी आत्मनिर्भरता अभियान उन्होंने खुद चुना, जो कि हम लोग काफी प्रसन्न हुए ये नाम अपनाते हुए। अभी मैं श्री मिलन शर्मा जी को निवेदन करता हूँ। धन्यवाद सुनील जी। 2021 should be very profitable to all our farmers. आज हमारे साथ मुख्य अतिथि के रूप में नाफेड के अभूतपूर्व विजनरी एमडी श्री चड्डा साहब मौजूद हैं। बहुत धन्यवाद। तो नेफेड की तरफ से जो हमने शुरुआत की है कि जहां हम नए एफपीओज बना रहे हैं, हमने एक इनिशिएटिव लिया है कि जो पहले से एफपीओज एग्जिस्ट कर रहे हैं उनको हम कैसे हेल्प कर सकें। अब मैं संजीव कुमार जी को निवेदन करता हूं कि इस वेबिनार में पधारे सभी सदस्यों को चुने हुए विषय पर संबोधित करें। धन्यवाद सुनील जी, संजीव जी। अक्सर हम किसान भाइयों की शिकायत ये रहती है कि हम जितनी मेहनत करते हैं उतना हमें पैसा नहीं मिलता, हमारी मेहनत हमें नहीं मिलती। अब सवाल ये है कि इसका इलाज क्या है, इसको एड्रेस कैसे करें। इस बार हमारे साथ मौजूद हैं पंकज प्रसाद जी, और फीफा के भी वो एमडी के रूप में कार्य कर रहे हैं। थैंक यू। जो हमारे लीडर हैं एमडी नाफेड श्री संजीव कुमार चड्डा जी आज किसी कारणवश वो नहीं है और इसके कारण मैं आज यहाँ संबोधन कर रहा हूँ। तो एसएन रास जो सुओ जी के स्टार्टअप का नाम है। बहुत बहुत नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद फीफा, नाफेड, इंटीग्राम लैब्स फाउंडेशन को। इस सत्र में वक्ता है अपर्णा बीजापुरकर जी, जो कि पार्टनर है बीसीजी में, और सिद्धांत जैन जो कंसल्टेंट है बीसीजी में। पहले मैं थैंक यू देना चाहती हूँ आपको, आईसाप को, फीफा को,
नाफेड को और इंडीग्राम लैब्स को कि आपने हमें आज मौका दिया कि हम आके एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के बारे में बात कर सकते हैं। पिछले कुछ हफ्तों से हम देख रहे हैं बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और बहुत अच्छी प्रेजेंटेशंस जो हैं इसमें की। अब मैं श्री तरनजीत सिंह भामरा जी को निवेदन करता हूं कि वो अपने काम के बारे में अवगत कराएं। गुड मॉर्निंग। आपको एक व्यापारी की तरह, एक बिजनेसमैन की तरह सोचना है। किसान की तरह सोचते रहोगे तो कभी नहीं कमा पाओगे। हम आपको मिलवाने जा रहे हैं प्रोफेसर राजेश्वर मटचे से। वेरी गुड मॉर्निंग। थैंक यू सुनील जी। मैं दीपक जी को निमंत्रित करता हूं, वो अपने बारे में बताएं। लास्ट टाइम का ही सवाल था कि हर्ब्स एंड मेडिसिनल प्लांट में क्या स्कोप है। सुनील जी, ये बहुत अच्छा सेक्टर है। हम आपको मिलवाने जा रहे हैं डॉक्टर सुधा मैसूर जी से। आप वर्तमान में एग्री इनोवेट इंडिया लिमिटेड की सीईओ के रूप में सेवारत हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको मिलवाने जा रहे हैं श्री नितिन जवान जी को, जो जिनकी एफपीसी गोदावरी वैली फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है। सभी को नमस्कार। विजय जी, एनी ओपनिंग रिमार्क्स? किसान भाइयों ने पिछले जो कुछ हफ्तों में जो चर्चाएं हुई हैं उनका फायदा उठाना शुरू किया होगा। तो फीफा की मेंबरशिप 2000 रुपये देकर आप ऑनलाइन तरीके से उसको आप तुरंत रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और फीफा के मेंबर बन सकते हैं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा सारे एफपीओ के पदाधिकारी और एफपीओ के बोर्ड मेंबर्स का जो आज इस श्रृंखला में उपस्थित है। जो प्रोग्राम से जुड़ नहीं पाए, जो अटेंड नहीं कर पाए, वो आपस में शेयर करके इस जानकारी को फैला सकते हैं। नमस्कार साथियों, हर सप्ताह की तरह आज के कार्यक्रम में उपस्थित एफपीओ एवं कोऑपरेटिव सोसाइटी के सदस्यों का हम दिल से स्वागत करते हैं। साथियों, मेरा नाम सुनील खैरनार है और मैं इंडीग्राम लैब्स फाउंडेशन और इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्री बिजनेस प्रोफेशनल्स संस्थाओं का चेयरमैन हूं। वर्तमान समय में भारत सरकार के कृषि क्षेत्र के दो बड़े कार्यक्रम स्टार्टअप इंडिया एवं एफपीओ स्कीम्स में हमारी संस्थाएं जुड़ी हुई है। आईसैप, नाफेड और फीफा के साथ सीबीबीओ एवं टेक्निकल पार्टनर के रूप में भी जुड़ी हुई है। हमारे इस सेमिनार श्रृंखला में नाफेड के एमडी श्री चड्डा जी हमेशा हमारे साथ रहते हैं। आपका काफ़ी बिजी शेड्यूल रहता है, उसके बावजूद भी आप मुख्य अतिथि के तौर पे लगभग हर प्रोग्राम में हमें संबोधित करते हैं। आपके मार्गदर्शन और सहयोग के कारण हम लोगों को बहुत प्रोत्साहन मिलता है। एमडी साहब की तरह ही एएमडी पंकज प्रसाद जी, जो फीफा के एमडी भी हैं, वे भी हर हफ्ता इस कार्यक्रम के साथ जुड़ते हैं और हमारे उत्साह को बढ़ाते हैं। पंकज जी, प्लीज कैन यू एड्रेस द ऑडियंस? Sir, I think there's some technical glitch on their side, so okay, so we'll हम लोग कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। जैसे ही पंकज जी या चड्डा साहब जुड़ते हैं तो वो एड्रेस करेंगे। आज के इस वेबिनार में जो जुड़े हुए हैं एफपीओ और कोऑपरेटिव सोसाइटी जो फीफा के अब तक मेंबर नहीं है, वो फीफा की मेंबरशिप का लाभ उठाने के लिए जल्द से जल्द फीफा के मेंबर बने। फीफा की डिटेल्स आपको चैट बॉक्स में मिल जाएंगी। और अभी आगे बढ़ते हुए हर हफ्ते की तरह इस कार्यक्रम के पहले भाग यानी एफपीओ एवं कोऑपरेटिव सोसाइटी उद्यमिता अभियान के अंतर्गत हम आपको मिलवाने जा रहे हैं श्री राजकुमार मिश्रा जी से, जो डायरेक्टरेट ऑफ पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में जनरल मैनेजर हैं। हमारे यहाँ पे 1,55,531 डाकघर हैं इंडिया में और लगभग ये
पूरे विश्व में सबसे बड़ा नेटवर्क है जो DOP ने बनाया हुआ है। इनके FPOs के लिए और खास करके रूरल एरियाज में किसानों के लिए काफ़ी यूजफुल प्रोडक्ट्स हैं। उसके बारे में राजकुमार मिश्र जी को निवेदन करता हूं कि वो आए और अपने विषय पे प्रकाश डालें। मिश्रा जी। थैंक यू सुनील सर। और on behalf of Postal Life Insurance Directorate and on behalf of Department of Posts, I would like to first of all thank Chairman NAFED Chadda sir, all the officers of NAFED, सुनील किरनर साहब, हमारे जो भी यहाँ पर अन्य 2 प्रवक्ता हैं वो, और जितने भी लोग हमारे फीफा के FPOs के जितने भी लोग इस वेबिनार पे जुड़े हुए हैं, मैं भारतीय डाक विभाग डाक जीवन बीमा निदेशालय की तरफ से आप सबका शुक्रगुजार हूं और आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि सुनील साहब ने अभी बताया कि भारतीय डाक विभाग बहुत ही पुरानी संस्था है। 1854 से हम लोग जैसे इतिहास में पढ़ते थे यहाँ कि फर्स्ट रेलवेज कब चली और फर्स्ट PNT डिपार्टमेंट कब चला। अंग्रेज आए, उन्होंने अपनी सत्ता यहाँ पर स्थापित की और फिर उन्होंने टेलीकॉम और सिग्नल्स वगैरह शुरुआत किया, ट्रेनें चलाई। तो हमारी संस्था उसमें से चल रही है। वी आर मोर देन 150 years old ऑर्गेनाइजेशन। जैसा कि नाफेड भी 1950 से चल रही है स्वाधीन भारत में, उस तरह हम भी पुराने ऑर्गेनाइजेशन है। वी हैव ए लॉट ऑफ क्रेडिबिलिटी। और जैसे अभी सुनील साहब ने बताया, हमारी नेटवर्क बहुत बड़ी है। अगर हम 2011 का सेंसस देखें तो इस देश में तकरीबन 5 लाख के आसपास गांव हैं और हर तीसरे या चौथे गांव पे हमारा एक ब्रांच पोस्ट ऑफिस होता है, ब्रांच डाकघर होता है, शाखा डाकघर जिसको हम कहते हैं। इसका मतलब है हर तीसरे या चौथे गांव में आपको एक ब्रांच पोस्ट ऑफिस मिलेगा और वहां पर हमारे अधिकारी होते हैं, शाखा डाकपाल होते हैं, ब्रांच पोस्ट मास्टर। उनको असिस्ट करने के लिए हमारे पोस्टमैन होते हैं जो हमारे फ्रंट फेस हैं। और जब हम कहते हैं कि वहां पर हमारा एक ब्रांच पोस्ट मास्टर है, तो ब्रांच पोस्ट मास्टर है और पोस्टमैन है, लेकिन वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है, भारत सरकार का एक पॉइंट ऑफ प्रेजेंस जिसको हम कह सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक एक्सेस पॉइंट है। ये हमें ध्यान में रखते हुए रखनी पड़ेगी, अदरवाइज इस चीज को हम थोड़ा सा उस तरह से नहीं ले पाते कि हर तीसरे चौथे गांव पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, केंद्रीय सरकार की वहां पर एक एक्सेस पॉइंट है, वो भारत सरकार का एम्प्लॉय है। तो हम ये कोशिश कर सकते हैं कि जितनी भी हमारी स्कीम्स हैं, जितने भी DBT स्कीम्स हैं और जितने भी हमारे किसान भाइयों के लिए यहाँ जितनी भी स्कीम्स हैं, आज के दिन अब वो टेक्नोलॉजी का युग है जहां पर सारी डाकघर वगैरह में हम लोगों ने हैंडल डिवाइस दिया हुआ है, वो सारे नेटवर्क्ड हैं। तो हम यहाँ से या स्टेट सेंटर से या डिस्ट्रिक्ट सेंटर से उन तक हम आसानी से टेक्नोलॉजी के कारण आज हम पहुंच सकते हैं। तो इस सेशन का एक लिमिटेड सा ये है, हालांकि डाक विभाग की तरफ से हम बहुत सारी चीजें हैं जो अपने किसान भाइयों के लिए कर सकते हैं और हम कर भी रहे हैं, लेकिन अभी एक लिमिटेड सा ये है कि इंश्योरेंस, डाक जीवन बीमा से हम अपने किसान भाइयों के लिए कैसे मदद पहुंचा सकते हैं। तो पूरी स्लाइड को हम 2 पार्ट में करेंगे। एक तो इंश्योरेंस क्या है, क्यों चाहिए, उसमें क्या हम अपने किसान भाइयों के लिए अलग से कर सकते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए कर सकते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के मेंबर्स के लिए क्या कर सकते हैं। और जैसा कि अभी नाफेड ने बताया, मैं उनकी एनुअल रिपोर्ट भी देख रहा था, सुनील साहब ने भी बताया, हमारी ये है कि उन किसान भाइयों के लिए जीवन की सुरक्षा के अलावा क्या हम एक सोर्स ऑफ इनकम भी जनरेट कर सकते हैं थ्रू पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। अभी मैं सुन रहा था कि
वो हमारे किसान भाई जो हैं उनका तो अपना जो फार्म प्रोड्यूस है उनको उन्होंने बेचना है, लेकिन वैसे समय में जब वो फ्री होते हैं, जब वो बुआई की सीजन ना हो, क्या वो कुछ हमारे इंश्योरेंस के थ्रू अपने जीवन को सुरक्षित बनाकर, अपने घर परिवार वालों के जीवन को सुरक्षित बनाकर, क्या उनके लिए हम कुछ आय का स्रोत जनरेट कर सकते हैं? क्या उनके लिए हम कुछ इनकम स्रोत जनरेट करा सकते हैं? ये नहीं कि सिर्फ आप हमारी पॉलिसी ले लो और इंश्योरेंस ले लो। कैन वी गिव देम सम स्कोप ऑफ अर्निंग, ताकि अपनी जो फार्म प्रोड्यूस के अलावा जब वो बुआई की सीजन ना हो तो वो कुछ अपने लिए जनरेट कर पाए। मैं यहाँ पर छोटा सा एक ब्रीफ देना चाहूंगा कि ये जो पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस डाक जीवन बीमा की जो स्कीम है सन 1884 से चल रही है। हम 137 साल से ये डाक जीवन बीमा चला रहे हैं और उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, उसमें जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसमें वी वर द ओनली इंश्योरेंस स्कीम्स फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। इसके अलावा जो प्रिंसली स्टेट्स से राजे रजवाड़े थे, उन्होंने अपनी रियासत के लिए कुछ बीमा योजना वगैरह शुरू की हुई थी, लेकिन वो अलग अलग प्रिंसिपैलिटीज के, अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स के लिए डिफरेंट होते थे, लेकिन ये गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए थे। 1884 में ये शुरू हुई डाक विभाग के एम्प्लॉइज के लिए, पर्टिकुलरली जो हमारे पोस्टमैन थे और जो लोग फील्ड स्टाफ थे उनके लिए शुरुआत हुई। फिर इसको टेलीग्राफ डिपार्टमेंट के लिए, धीरे धीरे पीएनटी डिपार्टमेंट के लिए किया गया और सन 1894 में हमने इस स्कीम को महिलाओं के लिए भी, जो हमारे वुमेन वर्कर्स थे, जो हमारे फीमेल एम्प्लॉइज थे, उनके लिए भी हम लोग एक्सटेंड किया। एंड वी आर फर्स्ट इन द कंट्री दैट टाइम टू एक्सटेंड द इंश्योरेंस कवरेज टू वुमेन एम्प्लॉइज। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ता गया, हमारी जो डाक जीवन बीमा की जो बेनिफिट्स हैं उसको हम लोगों ने दूसरे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए, आर्म फोर्सेस के लिए, लोकल बॉडीज के लिए, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए, यूनिवर्सिटीज के लिए, बैंक्स के लिए, इन सब के लिए हमने एक्सटेंड किया। सन 1995 में हमने डाक जीवन बीमा को अपने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी एक्सटेंड किया, जिसको हम लोग RPLI कहते हैं, रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। तो जो अभी तक 1994 तक जो था यहाँ पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, दैट वाज लिमिटेड टू गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, सरकारी कर्मचारी हैं, हमारे आर्म फोर्स जो ऑफिसर्स हैं, जवान्स हैं, हमारे लोकल बॉडीज के, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के, यूनिवर्सिटीज के, बैंक्स के थे। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों तक भारत सरकार ने कहा कि अगर ग्रामीण क्षेत्रों तक हमें बीमा पहुंचानी है तो चूंकि इनकी नेटवर्क बहुत ही एक्सटेंसिव है और इनके प्रोडक्ट्स बहुत ही अच्छे हैं, तो सन 1995 में हमने रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस शुरू किया, जिसके बारे में अभी मैं कुछ चर्चा करूंगा, कैसे ये रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस हमारे किसान भाइयों के लिए कैसे बहुत ही फायदे का यहाँ सौदा है। फिर छोटी छोटी सी चीजें हैं, ये 2009 में हमने क्या किया, 2014 में क्या किया, 2017 में हमने क्लाइंट बेस को इंक्लूड कर दिया प्रोफेशनल्स के लिए भी। जब हम प्रोफेशनल्स कहते हैं तो इसका मतलब है किसी के पास भी कोई भी डिग्री हो, थोड़ी सी स्पेशलाइजेशन हो, तो चाहे वो सरकारी सेक्टर में काम करता हो, चाहे वो इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस करता हो, चाहे वो प्राइवेट प्रैक्टिस करता हो। तो अब जो है हमारी डाक जीवन बीमा हमारी वो खुल गई है। पहले जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए थी, अब वो प्रोफेशनल्स के लिए हो गई हैं। जैसे मान लें कि एक डॉक्टर है, तो किसी ने अगर MBBS किया, तो पहले क्या था कि अगर वो CGHS में काम करते हैं या सरकारी हॉस्पिटल में काम करते हैं, तब वो PLI की बेनिफिट्स उनको मिल सकती थी। लेकिन आज के दिन वो प्रोफेशनल हैं, तो अगर वो इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस करते हैं तो भी वो हमारी यहाँ PLI की बेनिफिट्स के लिए एलिजिबल हैं। अगर वो प्राइवेट हॉस्पिटल में करते हैं तो भी एलिजिबल हैं। तो समरी अब हमने प्रोफेशनल्स के लिए, चाहे वो इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, किसी ने एक प्रोफेशनल का कुकरी का कोर्स किया हुआ हो, किसी ने हैंडलूम का कुछ कोर्स किया हुआ हो, तो प्रोफेशनल्स को हमने इसलिए डिफाइन नहीं किया क्योंकि देयर कैन बी सो मेनी प्रोफेशंस इन द वर्ल्ड। तो वो प्राइवेट सेक्टर में हो, चाहे वो इंडिपेंडेंट अपना कुछ काम करते हो, चाहे वो सरकारी सेक्टर में हो, एवरीवन इज एलिजिबल फॉर बेनिफिट्स ऑफ PLI। और जैसा हमने बताया 1995 में जो हमने रूरल PLI शुरुआत की है, वो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में
आउटसाइड द म्युनिसिपल लिमिट्स ऑफ सिटी, ग्रामीण क्षेत्र में जो भी रह रहे हैं उनके लिए हम ये ला रहे हैं। ये हमने आपको ऑलरेडी बताया ऊपर में। जैसे रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस की एनी रेसिडेंट, एनी इंडियन, कोई भी भारतीय नागरिक who is residing in a rural area outside the municipal limits of the city, और इसका मेन मकसद है टू प्रोवाइड इंश्योरेंस कवरेज टू रूरल पब्लिक एंड स्प्रेड अवेयरनेस अमंग द रूरल पॉपुलेशन। अभी भी देखेंगे हम हमारे इंश्योरेंस पेनिट्रेशन और इंश्योरेंस डेंसिटी वो इंडिया में कम है कंपेयर टू अदर डेवलपिंग कंट्रीज, खास के कंपेयर टू डेवलप कंट्रीज के तो है ही, लेकिन अदर डेवलपिंग कंट्रीज के तुलना में भी बहुत ही कम है। तो पर 1000 हमारी कितने लोगों के पास इंश्योरेंस की स्कीम है और पर कैपिटा हमारी कवरेज कितनी है, ये दोनों पैरामीटर्स हम देखेंगे कि 1000 लोगों की संख्या में कितने लोगों के पास बीमा की पॉलिसी है, चाहे वो पीएलआई की हो, चाहे वो एलआईसी की हो, या चाहे वो प्राइवेट अदर दूसरे प्राइवेट प्लेयर्स की हो। तो 1000 लोगों का हम सैंपल ले लें तो उसमें कितने लोगों के पास वो बीमा की सुरक्षा कवर है। दूसरी यहां जो हम पैरामीटर है कि अगर 1000 लोगों में सिर्फ 7 लोगों के पास है तो उसकी एवरेज प्रीमियम, एवरेज कवरेज कितने रुपए की है, तो उसकी बीमा की टिकट साइज कितनी है। तो पहला हुआ कितने लोगों के पास बीमा है, दूसरा है उस बीमा की टिकट साइज कितनी है। ये हमारे देश में बहुत ही कम है। हम आजादी हुए 50 साल इंश्योरेंस कम है, खासकर में। और जैसा कि हम जानते हैं कि तकरीबन 70% की आबादी हमारी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, हमारे किसान भाई हैं, तो उनके पास अभी भी अवेयरनेस है। इसलिए हमने सोचा कि नेफेड की फोरम और एनपीओ फोरम जो अभी हमें सुनील खन्ने साहब और हमारे एमडी साहब हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, सोचा कि नहीं चाहिए। ये एक बहुत बड़ी सोशल ऑब्जेक्टिव है जो प्राइवेट कंपनीज नहीं करेंगी, ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस ही करती हैं। एलआईसी ही कर सकती है और हम पीएलआई ही कर सकते हैं। कोई भी लाइफ इंश्योरेंस चूंकि वो एक्टिव से काम करेगी वो नहीं कर सकती है। तो इसलिए दोनों चीज, हमें कवरेज बढ़ानी है और जिन लोगों के पास इंश्योरेंस की टिकट की एवरेज टिकट साइज भी बढ़ानी है। इसके लिए हमें वो काफी कुछ जो हम पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस कर सकते हैं। मैं आगे उदाहरण पे आऊंगा। हमारे पास ये 5-6 तरह की पॉलिसीज हैं और मैं बताऊं कि इंश्योरेंस क्यों चाहिए, हमें बीमा की कवर क्यों चाहिए। जैसा हम जानते हैं कि लाइफ इज फुल ऑफ अनसर्टेनिटीज, कब क्या हो जाए कुछ चलता है, कल के दिन क्या हो जाएगा। तो अगर घर में एक ब्रेड अर्नर है और किसी कारणवश उसकी असामयिक होती है, तो फिर पता चला कि उसके घर पर में देखने के लिए वो सिंगल ब्रेड अर्नर आजीविका का साधन सिर्फ उसके पास ही था, तो उसके घर परिवार वालों को अपना नॉर्मल जीवन यापन करने में बहुत ही परेशानी होती है। बच्चों को पढ़ाने में, बच्चों की शादी में, या बच्चों के और भी दूसरे चीजों में अगर कुछ इंडिपेंडेंट बिजनेस वगैरह सेटअप करना है, उन सब चीजों में अगर किसी सिंगल ब्रेड अर्नर की असामयिक और दुखद मृत्यु हो जाए परेशानी होती है। इसलिए इंश्योरेंस की कवरेज बहुत जरूरी है। तो जैसा वो कहते हैं लाइफ इज फुल ऑफ अनसर्टेनिटीज एंड टू टेक केयर ऑफ दिस अनसर्टेनिटीज हमें इंश्योरेंस की कवरेज चाहिए। हमें एक बीमा का सुरक्षा कवच है कि बीमा के साथ साथ अगर कुछ निवेश भी हो जाए तो सोने में सुहागा हो जाएगा। तो हम भी कवरेज करेंगे, अपनी लाइफ रिस्क को भी कवर करेंगे, साथ साथ हमारे कुछ बचत भी हो जाए। दोनों चीज अगर किसी प्रोडक्ट में है तो वो हमारे ग्रामीण किसान भाइयों के लिए, हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटीज के मेंबर्स के लिए बहुत ही फायदे का सौदा है। और हम रूरल इलाके में वैसा ही करते हैं। तो हमारे 6 प्रोडक्ट स्क्रीन पर अभी दिखाए हुए हैं, चाहे वो पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में हो, चाहे पोस्टल इंश्योरेंस में हो।
दे आर ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट। इंश्योरेंस किस मायने में? इंश्योरेंस कवर का मतलब होता है कि मैंने लाइफ रिस्क कवर की। अगर मैं एक बीमा की पॉलिसी लेता हूं, मेरी लाइफ रिस्क की कवरेज है कि अगर इफ आई डाई अनफॉर्चुनेटली, तो मेरे जो नॉमिनी हैं, जिसको मैंने अपने बीमा पॉलिसी में नॉमिनी डिक्लेयर किया हुआ है, तो ही विल गेट द एंटायर क्लेम पोस्ट माय डेथ। तो मेरे बच्चों को, मेरे वाइफ को, मेरे माता को, जिसको मैंने नॉमिनी बनाया हुआ है, उनको मेरे डेथ के बाद जो भी मैंने सम एश्योर्ड कहा हुआ है, वो सम एश्योर्ड अलॉन्ग विद बोनस वो उनको मिल जाएगा। हाँ, तो जैसा मैं कह रहा था यहाँ कि लाइफ की कवरेज, अगर मेरी असामयिक मौत हो गई तो मेरे नॉमिनी को, मेरे वाइफ को, मेरे बच्चों को या मेरे माता पिता को, जिसको भी मैंने नॉमिनी बनाया हुआ है, उसको पूरी लाइफ की कवरेज मिल जाएगी। साथ ही साथ ये इन्वेस्टमेंट का भी स्कीम है। बहुत ही कम स्कीम ऐसे होते हैं जो दोनों चीज आपको प्रोवाइड करते हैं। जैसे लाइफ मार्केट में आपको टर्म प्लान मिलेगी। टर्म प्लान सिर्फ इंश्योरेंस कवरेज देती है, उसमें कोई इन्वेस्टमेंट का कवर नहीं होता है। यूलिप प्लान है, यूलिप प्लान मार्केट लिंक्ड है। अगर स्टॉक मार्केट काफी अच्छा रहा तो आपको अच्छी रिटर्न मिल जाएगी, अगर स्टॉक मार्केट क्रैश कर गया तो फिर आपको वो रिटर्न नहीं मिलेगी। लेकिन हमारी जो प्लान्स हैं, वो सारे जो 6 प्लान हमने यहाँ पर दिखाए हैं, चाहे वो पीएलआई में हो चाहे रूरल पीएलआई में हो, वो एंडोमेंट कमीशन ऑफ इंश्योरेंस एज वेल एज इन्वेस्टमेंट। जैसा हमने बताया कि हमारी जो यूएसपी है, हमारी मेन सेलिंग पॉइंट है लो प्रीमियम हाई बोनस। और इंश्योरेंस कंपनी जो है उसकी तुलना में हम प्रीमियम कम लेते हैं और उनकी तुलना में हम बोनस ज्यादा देते हैं। तो अगर किसी ने हमारी पॉलिसी ली, पर मंथ उसको प्रीमियम कम देनी पड़ेगी। आप चाहे एलआईसी की पॉलिसी ले लें या देयर आर 23 प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस प्लेयर्स इन इंडिया, तो पर मंथ जो वो प्रीमियम देगा उसकी तुलना में हमारी प्रीमियम तकरीबन 20 से 30% कम होती हैं। और उनकी तुलना में हमारी बोनस जो हम आपको पे करेंगे, जो हम अपने इंश्योरेंस होल्डर्स को पे, पॉलिसी होल्डर्स को पे करते हैं, वो बहुत ही ज्यादा है। अब ये देखें, जैसे हमारे पीएलआई में तकरीबन 50 लाख और रूरल पीएलआई में भी, ग्रामीण एरिया में भी तकरीबन 50 लाख हमने ग्रामीण इलाज वालों को हमने इंश्योरेंस की पॉलिसी दी हुई है। और हमारी जो एग्रीगेट सम एश्योर्ड है वो इट इज मोर देन 2 लाख करोड़। और इस 2 लाख करोड़ पे हमारी बोनस तकरीबन 1.5 लाख करोड़ की अलग है। तो आज के दिन हमारी नेट पेबल 3.5 लाख करोड़ रुपया है। और हमारे पास कॉर्पस, ये जो हमारे पास एक्टिव पॉलिसीज हैं, उनके बिहाफ पे हमारे पास कॉर्पस 1,15,000 करोड़ है। ये मेरे पास ऑडिटेड फिगर्स हैं 31 दिसंबर 2020 की। आज के दिन कल मेरी ऑडिटेड कॉर्पस तकरीबन 1,20,000 करोड़ हो गई थी। तो हमारी कॉर्पस इंडस्ट्री में एलआईसी के बाद वी आर नंबर 2। हमारी नंबर ऑफ एक्टिव पॉलिसीज बहुत ही हैं। नीचे देखेंगे हमारी बोनस रेट्स देखेंगे, तो अगर जैसे देख लें पीएलआई में एंडोमेंट इंश्योरेंस देखें 52 रुपया, 1000 रुपये पे हम 52 रुपये का बोनस देते हैं। इसका मतलब 100 रुपये पे 5.2 रुपीज का हम आपको बोनस दे रहे हैं। तो ये 5.2% पर एनम रेट ऑफ रिटर्न हो गया। अगर आप बैंक में अपनी अकाउंट्स खोलेंगे तो आपको ब्याज दर 3, 3.5, 4%, 4.5% मिलेगी। कोई भी आपको यहाँ 5.2% की ब्याज रिटर्न नहीं देगा, जो मैं कह रहा था यहाँ। तो ये हम देखेंगे, अपनी बोनस देखें या अपनी हम रेट ऑफ रिटर्न देखें, तो हम क्या कर रहे हैं, हमारी इंश्योरेंस पॉलिसीज न ही आपकी लाइफ कवर यहाँ ये देती हैं, इन केस ऑफ अनफॉर्चुनेट डेथ पूरी की पूरी सम एश्योर्ड अलॉन्ग विथ उस समय तक की जो एक्रूड बोनस न ही वो मिलेगी आपको। पर एनम हर साल पीएलआई की पॉलिसी अगर आपने एंडोमेंट इंश्योरेंस ली तो 5.2% पर एनम, जो हम दिखा रहे हैं 52 रुपया पर 1000, या अगर रूरल पीएलआई लें तो 48 रुपया पर 1000, मतलब 4.8% पर एनम का हम रेट ऑफ रिटर्न दे रहे हैं। आप किसी बैंक में अकाउंट खोलें, अपना यहाँ सेविंग स्कीम डालें,
तो 3.5%, 4% बहुत होगा, 4.5%, इससे ज्यादा ब्याज दर आज के दिन आपको नहीं मिल रही है। तो बैंक में डालने से ज्यादा अच्छा है कि आप हमारी पॉलिसी लें। हम न ही आपकी लाइफ कवरेज देंगे, आपको हायर रेट ऑफ रिटर्न, ये एश्योर्ड हायर रेट ऑफ रिटर्न है, वो भी देंगे। चूंकि हमारी पॉलिसीज गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, दे आर इश्यूड ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो इसमें एक सोवरेन गारंटी भी है, हम डूबेंगे नहीं। एक प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी डूब सकती है, बस हो सकती है, अगर वो बेस्ट नॉर्म्स जो प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी को चलाने के लिए अगर वो फॉलो ना करें तो वो हो जाए, लेकिन हमारे केस में ऐसा नहीं हो। ये हमारी कुछ मैंने आपको डेटा दिया है, जैसे 2019-20 में हम ले लें तो थर्ड लास्ट कॉलम में तो वर्ष 2019-20 में 9,11,180 लोगों ने हमारी पॉलिसीज ली, जिनके कारण हमें 10,731 करोड़ का प्रीमियम आया। तो डाक विभाग में हम एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो हम प्रॉफिटेबल हैं, और जैसे प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज या जैसे LIC गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डिविडेंड देती है, उस तरह हम भी जो है हर साल जब हमारी एक्चुअरियल वैल्यूएशन होती है तो हमारे पास हर साल सरप्लस जनरेट होती है, और हम भी डाक विभाग को कुछ, हम उसको सरकारी लहजे में रिकवरी कहते हैं। डिविडेंड है, जैसे प्राइवेट कंपनीज डिविडेंड देती हैं, हम रिकवरी देते हैं। तो लास्ट ईयर की मैं वैल्यूएशन जो है मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। लास्ट ईयर की जो वैल्यूएशन, जैसे हमने बताया कि हमारी जो है कॉर्पस 1,15,000 करोड़ थी, और हमारे सरप्लस जो है बेस्ट एस्टिमेट बेसिस पे PLI RPLI दोनों मिला के तकरीबन 9,000 करोड़ के आसपास की सरप्लस है, जिसमें हमने लास्ट फाइनेंशियल ईयर में तकरीबन 750 करोड़ रुपए की रिकवरी दी थी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को डिविडेंड के तौर पर। वी आर ए प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। अब जैसे हमने कहा कि एक उदाहरण के तौर पे हम आपको बताएं, ये जैसे एंडोमेंट इंश्योरेंस की एक पॉलिसी अगर कोई हमारे किसान भाई लेते हैं या हमारे कोई कोऑपरेटिव सोसाइटीज के मेंबर लेते हैं, तो अगर मान लिया जाए कि 10 लाख की एक सम एश्योर्ड लेते हैं कि ये 10 लाख की यहाँ ये करें, और अगर उसकी एज एट एंट्री 25 साल है और 60 साल में मैच्योरिटी है, क्योंकि मैच्योरिटी हम अलग अलग इस पे हमारे ऊपर लिवरेज है कि हम डिफाइन कर सकते हैं हम पॉलिसी कब लें। अगर वो हमारी अपनी नीड्स पे जरूरत पड़ेगी, क्या मुझे 50 साल पे कुछ पैसा चाहिए, बच्चों को पढ़ाई के लिए बाहर भेजना है, क्या हमें 55 साल पे कुछ पैसे चाहिए, रिटायरमेंट के आसपास आ रहे हैं या 55 साल के हो गए, अपना कुछ घर वगैरह बना लें, बच्चे वगैरह पढ़ लिख गए हैं, या कुछ 55 साल पे चाहिए, बच्चों की कुछ शादी वगैरह करनी है उसमें ले लें, या एक 60 साल की उम्र हो जाती है उसमें रिटायरमेंट हो गई, अब बच्चे वगैरह सेटल्ड हो गए, बच्चों की शादी कर ली, घर वगैरह बना लिया, तो उसमें अपने लिए कुछ पैसे चाहिए। तो लाइफ की नीड्स वेरी करती हैं। तो जनरली जो है 50 से 60 साल तक डिफरेंट नीड्स हैं। यहाँ बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों की शादी करवानी है, अपने लिए कुछ घर वर बनाना है, और एक हम चाहते हैं कि भाई अब 55-60 साल की उम्र हो गई, अब एक मेरे पास कुछ कॉर्पस हो ताकि आराम से अब बहुत मेहनत कर लिया, अब आगे अब बच्चों को ही हम दें और अपने आराम की जिंदगी जिए। तो हमें डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंट नीड्स हमारी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स अलग होती हैं। तो हमने यहाँ पर एक आपके लिए एक एग्जांपल लिया है कि अगर 10 लाख का मैं सम एश्योर्ड लूं, 10 लाख की अगर मैं पॉलिसी लूं और मैंने 55 साल से यहाँ लेना शुरू किया और 60 साल तक मैं ले रहा हूं, तो मंथली प्रीमियम तकरीबन 2100 के आसपास देना पड़ेगा। तो टोटल प्रीमियम जो है मैं 35 साल में 8,99,640 तकरीबन 9 लाख रुपए का मैं दे, हालांकि मेरी 10 लाख की यहाँ ये है, लेकिन मैंने 9 लाख तक का प्रीमियम पे किया ओवर ए पीरियड ऑफ 35 ईयर्स। और बोनस जो है आज की जो हमने दिखाया था 48, इसके हिसाब से बोनस उस पर 16,80,000 का बोनस मिलेगा। तो जो मैंने 10 लाख की सम एश्योर्ड ली और 16,80,000 हमें मिला, तो 60 साल की उम्र में 26,80,000 रुपया मिलेगा। तो जहां मैं देख रहा हूं कि 10 लाख की मेरी टिकट साइज थी, ऑलमोस्ट मेरा बोनस जो है 160%, 1.6 टाइम्स, 1.5 गुना से थोड़ा सा ज्यादा, 1.5 टाइम्स, 1.6 टाइम्स बोनस मल्टीप्लाई हो जाते हैं। यही मैं LIC से करूं कंपेयर, तो उस पॉलिसी में मुझे 25,60,000 बोनस मिलेंगे, ये जो कंपेरेबल पॉलिसी है। तो हमें 1,20,000 का तकरीबन बेनिफिट ज्यादा है। और अगर प्राइवेट प्लेयर्स को लूं
तो हमारी और LIC की बेनिफिट्स प्राइवेट प्लेयर्स की तुलना में बहुत ही ज्यादा है। आप ICICI प्रूडेंशियल ले लें या SBI, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन दूसरे प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस प्लेयर्स की तो एक एवरेज, इसको अगर 1 लाख करना चाहें तो मुझे 214 रुपया पर मंथ देना पड़ेगा, 2 लाख करना चाहें तो 214 गुना 2, तो एक जनरली उस तरह से हम निकाल सकते हैं। ये हमने एक बेनिफिट इलस्ट्रेशन आप लोगों के लिए बनाया है कि हमें क्या मिल सकता है। उसी तरह अगर एज एट एंट्री अगर 30 साल के इसमें हमने लिया तो अगर 10 लाख की पॉलिसी है तो हमें 17,250 जो है हमारी यहाँ ये आती है टोटल प्रीमियम, हमें यहाँ ये देना पड़ेगा और ये बोनस है। उसी तरह अगर 40 साल पहले तो ये आती हैं, तो ये अलग अलग सिनेरियो हैं। अब प्रीमियम मैं कहीं भी किसी भी पोस्ट ऑफिस पे दे सकता हूं, जरूरी नहीं है कि मुझे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जाना पड़ेगा। मैं अगर गांव में रहता हूं तो अपने जो नियरेस्ट ब्रांच पोस्ट ऑफिस है उसमें मैं जाकर दे सकता हूं। अगर मैं सैलरीड एम्प्लॉय हूं, चाहे प्राइवेट सेक्टर में सैलरी हो या कोऑपरेटिव सोसाइटी की हो या गवर्नमेंट हो, मेरी सैलरी से भी ऑटोमेटिक डिडक्ट हो सकती है। मुझे वो हर महीने डाकघर में जाकर प्रीमियम जमा करने की जरूरत नहीं है। मैं अपने बैंक वालों को कह दूंगा या मैं एक अपने यहाँ अकाउंट खुलवा के कह सकता हूं कि हर महीने मेरी सैलरी से ऑटोमेटिक प्रीमियम डेबिट हो जाए। मैं ऑनलाइन भी प्रीमियम पे कर सकता हूं। और इसमें चौथे नंबर में अगर मुझे बीच में कुछ लोन की जरूरत पड़े, मुझे कुछ जरूरत पड़ गई कि नहीं मेरी इतनी ये हो गई, मुझे कुछ लोन लेना है, तो जो मेरी सम अश्योर्ड है और जो मेरी बोनस है उसके मैक्सिमम अप टू 90% तक का लोन हम दे सकते हैं। और आप बाद में अपनी प्रीमियम के साथ साथ लोन रिपेमेंट की किस्त भी अदा कर सकते हैं। तो लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल है जो हमारे किसान भाइयों के लिए कभी कोई सामयिक जरूरत पड़ गई और सामयिक तो हम ये कर सकते हैं। और क्लेम सेटलमेंट रेशियो हमारी बहुत ही हाई है, इट्स मोर देन 99%। हमारे यहाँ रिजेक्शन बहुत ही कम होती है अनलाइक प्राइवेट प्लेयर्स, क्योंकि हम यहाँ पर हमारे प्रोमोटर्स प्राइवेट प्रोमोटर्स नहीं है, गवर्नमेंट है। वी डू नॉट वर्क विथ ए प्रॉफिट मोटिव, सोशल ऑब्जेक्टिव इज आवर मेन मोटिव एज कंपेयर टू अदर प्लेयर्स। तो इसलिए क्लेम सेटलमेंट रेशियो, पॉलिसी मैच्योर होगी 15 दिन के अंदर क्लेम सेटल होती हैं। जिस दिन आपने क्लेम सेटलमेंट फॉर्म भर दिया, विद इन 15 डेज, हमारी जो सिटीजन चार्टर नॉर्म है, विद इन 15 डेज 15 दिन के अंदर आपको क्लेम सेटलमेंट आपके बैंक अकाउंट में चेक आ जाएगा, आपके NEFT हो जाएगा। तो ये 15 दिन के अंदर हो सकती है। अब ये तो हो गई पॉलिसी के अलावा, और जैसा यहां हमने शुरुआत में आपसे बात की थी, जो मेरी लास्ट सेगमेंट है कि क्या हम अपने किसान भाइयों के लिए कुछ हम इनकम का स्रोत जनरेट कर सकते हैं। क्या हम उनको कोई कह सकते हैं कि आप हमारी यहाँ जो है हमारे ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करें और आपके लिए कुछ इनकम जनरेट होगा। ये भी हम कर सकते हैं। किसान भाई हमारे डायरेक्ट एजेंट बन सकते हैं, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज के मेंबर्स हमारे डायरेक्ट एजेंट बन सकते हैं और वो हमारी पॉलिसियों को बेच सकते हैं। इन पॉलिसियों को बेचने पर उनको एक हैंडसम कमीशन भी मिलता है। तो अगर जब वो बोइंग सीजन ना हो और वो बैठे हुए हो, दूसरा कुछ करने के लिए ना हो, वो हमारे पास आए, वो अपने आप को हमारे यहाँ एजेंट की तरह एनरोलमेंट कराएं। जैसे LIC के एजेंट होते हैं उसी तरह हमारे पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के एजेंट हैं। वो हमारे यहाँ डिविजनल ऑफिस में, हर डिस्ट्रिक्ट में डिविजनल ऑफिस है, वहां पर डिविजनल ऑफिस में आए, दे कैन एनरोल देमसेल्व्स एज एजेंट्स और हमारी पॉलिसीज को बेचें और हम एक अच्छा सा कमीशन भी उनको देते हैं। एक प्रोक्योरमेंट कमीशन उनको मिलेगा, साथ ही साथ रिन्यूअल कमीशन भी मिलेगा। तो ये रिन्यूअल कमीशन का मतलब है कि एक बार पॉलिसी ले ली तो जब तक वो बीमाधारी हर महीना प्रीमियम देता रहेगा तो ऑटोमेटिक वो रिन्यूअल प्रीमियम का कुछ परसेंटेज उनको एज रिन्यूअल प्रीमियम मिलता रहेगा। तो अगर कोई पॉलिसी अगर 35 साल तक चलती है तो एक बार अगर, और उसके एजेंट हमारे किसान भाई होते हैं,
तो उसको 35 साल तक प्रीमियम मिलता रहेगा अगर वो एजेंसी यहाँ ये करे तो। और इसमें क्या है कि हम अगर कोई किसान भाई या कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर हमारे यहाँ आते हैं, हम उनको ट्रेनिंग भी देंगे कि हमारी पॉलिसीज के बारे में हम बताएंगे, इंश्योरेंस कैसे क्या होता है उनको हम ट्रेनिंग भी देंगे, कैसे बेचना है, उसमें सॉफ्ट स्किल्स क्या चाहिए, उसमें थोड़ी सी कंप्यूटर की नॉलेज भी हम देंगे यहाँ। तो एक फिनेंशियल लिटरेसी का कैंपेन भी हम चलाते हैं। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की यहाँ लार्जर सोशल ऑब्जेक्टिव है, फिनेंशियल लिटरेसी, फिनेंशियल इंक्लूजन, फिनेंशियल सिक्योरिटी, इन 3 चीजों को हम मद्देनजर रखते हुए मैं अपने तमाम नेफेड के थ्रू मैं चाहूंगा अपने तमाम नेफेड के जितने भी मेंबर्स हैं वो लोग हमसे जुड़ें, अपना बीमा कराएं, अपनी जिंदगी को, अपने परिवार की जिंदगी को सुरक्षित बनाएं। साथ ही साथ उनके पास अगर एक्स्ट्रा टाइम है, फुर्सत का पल है, वो हमारे साथ जुड़ें, हमारे साथ एज डायरेक्ट एजेंट एनरोल हैं, ताकि उनके पास इन फॉर्म ऑफ कमीशन कुछ एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम भी हो और जो गारंटीड सोर्स ऑफ इनकम होगा। और एजेंट बनने के लिए मिनिमम 18 साल की उम्र होनी चाहिए, मैक्सिमम 50 साल की उम्र हो और सिर्फ 10वीं पास होनी चाहिए, सिर्फ 10वीं पास की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। और कोई भी आदमी, चाहे वो अनएम्प्लॉयड हो, सेल्फ एम्प्लॉयड यूथ हो, एक्स लाइफ एडवाइजर हो, एक्स सर्विसमैन हो, आंगनवाड़ी वर्कर हो, महिला वर्कर हो, स्कूल टीचर हो, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो, ग्राम प्रधान हो, मेंबर्स ऑफ ग्राम पंचायत हो, या कोई भी व्यक्ति, वो आए। कोई रिटन टेस्ट नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, सिंपल वॉक इन इंटरव्यू होता है, हमारे यहाँ एजेंट की तरह एनरोल हो। और हमारे ये जो इंसेंटिव है आप देखेंगे, 4% ऑफ फर्स्ट ईयर प्रीमियम इनकम, 10% ऑफ फर्स्ट ईयर प्रीमियम इनकम, अगर वो कोई पॉलिसी कराते हैं जो 25 साल से ज्यादा की हो तो 20% तक की हम इंसेंटिव देते हैं। तो इंसेंटिव रेट्स काफी हैं। हम रिन्यूअल प्रीमियम भी यहाँ उनको हम देते हैं। रिन्यूअल प्रीमियम भी हर महीने उस प्रीमियम का 1% जो है उनके पास कमीशन की तरह जाएगा। तो ये एक लाइफ लॉन्ग सोर्स ऑफ अर्निंग हो सकती है हमारे किसान भाइयों के लिए। और ये कहते हुए मैं फिर से आप लोग नाफेड के थ्रू मैं चड्ढा साहब का, यहाँ संजीव चड्ढा साहब का धन्यवाद दूंगा, सुनील खरनैर साहब का यहाँ धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने हमारी पेशेंटली बात सुनी, हमें मौका दिया कि आपकी एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और बहुत ही विश्वसनीय ऑर्गेनाइजेशन है। एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री में बहुत ही यहाँ ये है, आप बहुत ही, हम लोग वी ऑलवेज लुक अप टू यू सर। और जैसा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की और प्रेजेंट गवर्नमेंट की इनिशिएटिव है, फिनेंशियल सिक्योरिटी, फिनेंशियल इंक्लूजन, एक सोर्स ऑफ इनकम, फिनेंशियल लिटरेसी, इन चीजों को लेकर चलें। एंड वी विल बी मोर देन हैप्पी टू एसोसिएट आवरसेल्व्स विथ नेफेड। अगर चाहें तो हम MOU कर सकते हैं। वी कैन एक्सप्लोर सो मेनी डिफरेंट एवेन्यूज कि जो भी हमारे यहाँ आपके ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हैं, हम उनके लिए तीनों चीज, फिर से मैं रिपीट करूंगा, फिनेंशियल लिटरेशन, फिनेंशियल इंक्लूजन, फिनेंशियल लिटरेसी, इन सबको कहते हुए अगेन मैं चेयरमैन नेफेड डॉक्टर चड्ढा साहब का और संजीव खरनैर साहब का और जितने भी हमारे वरिष्ठ अधिकारी हैं, जितने भी यहाँ पर हैं, सबको मैं डाक विभाग की तरफ से, हमारे चीफ जनरल मैनेजर मंजू कुमार मैडम की तरफ से सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। थैंक यू मिश्रा साहब। कुछ सवाल हैं तो जी। अगर आप तैयार हैं तो मैं पूछता हूँ। जी सर। एक सवाल पूछा गया है कि आपका पोस्टल का कोई मोबाइल ऐप है जिसके द्वारा ये इंश्योरेंस खरीद सकते हैं? जी, हमारी एक कस्टमर पोर्टल है और मोबाइल ऐप भी हमारे पर है और हम इसको फर्दर अपग्रेड कर रहे हैं। तो मोबाइल ऐप भी है, हमारी PLI पोर्टल भी है। PLI पोर्टल पे जाकर के आप अपनी यहाँ जो है सारी चीजें और वो जिसको हम कहते हैं असिस्टेड रोबोटिक इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैटबॉक्स असिस्टेंस, वो तमाम चीजें मिलेंगी, वो आपको गाइड करेंगे। आप ऑनलाइन पॉलिसीज भर सकते हैं और कुछ एक तक आप कुछ एक पॉलिसीज हैं जिसके लिए मेडिकल की जरूरत ना हो। हमारी कुछ एक सम एश्योर्ड तक मेडिकल की भी जरूरत नहीं होती है, तो वहां पर आप डायरेक्टली ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। और कुछ एक लिमिट के बाद मेडिकल की जरूरत पड़ती है तो ऑनलाइन पॉलिसीज भर लें, उसके बाद आप हमें कांटेक्ट करें, हमारे एजेंट्स को कांटेक्ट करें, वो आपका मेडिकल करा लेंगे एंड पॉलिसीज इश्यू हो जाएंगी। तो हमारी ऑनलाइन कस्टमर पोर्टल है, हमारी मोबाइल ऐप भी है जिसके थ्रू आप
पॉलिसीज परचेज कर सकते हैं। मिश्रा साहब, एक और सवाल है कि ये दरभंगा से हैं। ये लोग पूछ रहे हैं कि हमारे किसानों के मेंबर, किसानों के किसान विकास पत्र जो होता है आपका जी 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 जी, तो वो उसके धारक हैं काफी किसान। जी जी जी, उनको कोई आप जॉइंट लाभ दे सकते हैं कि उनको कोई बीमा योजना का भी फायदा मिल जाए, इस तरह का कुछ है? देखिए, किसान विकास पत्र में या एनएससी में, जैसा हम और आप सब लोग जानते हैं कि एक बार हम पैसा जमा करें तो कुछ एक मिनिमम समय तक वो पैसा लॉक्ड हो जाता है और फिर एट द एंड ऑफ मैच्योरिटी उनको कुछ पेमेंट मिलती है। तो वो किसान विकास पत्र के धारक हैं, हमारे लिए वो स्टीम्ड कस्टमर हैं, हम वो एलिजिबल हैं हमारी पीएलआई पॉलिसीज की, और वो दरभंगा में है। तो वहां पर दरभंगा में हमारे एसएसपीओ ऑफिस है, हमारे सीनियर सुपरिटेंडेंट पोस्ट ऑफिस बैठते हैं लहरिया सराय में। वो दरभंगा वाले सुन रहे होंगे तो वो जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है लहरिया सराय, वहां पर बैठते हैं। और दरभंगा में हमारे पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर भी है। जो दरभंगा महाराजा थे यहाँ, उनके पैलेस को यहाँ उन्होंने पैलेस को हमें दिया हुआ है, हमारी पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर भी है। तो दे कैन गो टू द एसएसपीओ ऑफिस, हमारी पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर को भी अप्रोच कर सकते हैं। और वो चूंकि वो किसान विकास पत्र के धारक हैं, हमारे लिए एस्टीम्ड एंड वैल्यूएबल कस्टमर हैं, हम जरूर उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आए, हमारी वेबसाइट को विजिट करें, अदरवाइज हमें यहाँ पर नंबर पे करें, हम जरूर उनकी सारी मदद करेंगे और दे कैन अवेल द बेनिफिट्स ऑफ आवर पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। मिश्रा जी, एक और सवाल है, क्योंकि आपने कहा कि नाफेड के साथ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का एमओयू वगैरह हो सकता है, तो उसी तर्ज पे एक एफपीओ पूछ रहे हैं कि क्या हमारा एक एग्रीमेंट हो सकता है? जरूर जरूर जरूर, हमें इनफैक्ट हमें सर पता नहीं था यहाँ, और ये किस्मत की बात है कि ये बैठने का मौका मिला, तो ये शुरुआत करें और जरूर हम आपकी मदद लेंगे। एफपीओ के साथ है, हम एक एमओयू कर लें और जैसी आपकी रिक्वायरमेंट्स हो तो वी कैन कस्टमाइज द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स आल्सो। तो जो एफपीओ जो सवाल पूछ रहे हैं उनका नाम कृष्ण गोपाल सिंह है, तो उनका शायद पूछने का मकसद ये है कि आपके साथ जुड़ के रेवेन्यू मॉडल या बिजनेस मॉडल कुछ मिल सकता है क्या एफपीओ? जी, जो आपने कमीशंस की बात करी, दोनों जैसा हमने कहा कि एफपीओ के जो लोग हैं वो हमारे साथ जुड़े हैं। किशन पाल सिंह जी जहां से हैं, जिस क्षेत्र से हैं, वहां पर वो हमें बता दें, हमें मेल कर दें, मैं अपने मार्केटिंग को उनके पास भेज दूंगा, उनके लोग जरूर जुड़ें। और जैसा हमने कहा कि सिर्फ मैं यहाँ पर अपनी पॉलिसी बेचने नहीं आया हूँ, मैं उनके लिए सोर्स ऑफ इनकम, क्योंकि हम लोग सब लोग एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, मैं भी एक फार्मर कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, हमारे दादा परदादा भी यहाँ किसान ही थे यहाँ, तो मैं जानता हूँ हमें बहुत ही गर्व है एफपीओ पे, हमें अपने किसान भाइयों पे गर्व है। ये अलग बात है कि अब पढ़ लिख करके हम लोग सिविल सर्विसेज में आ गए हैं, बट मेरी रूट्स वही हैं, मैं भी किसान परिवार से आता हूँ। तो जरूर मैं चाहूंगा कि जहां पर भी हमारे कृष्ण पाल सिंह जी हैं वो हमसे जुड़े, हम उनको एजेंट बनाएंगे, हम उनको ट्रेनिंग करेंगे, उनके घर परिवार वालों को, उनके गांव वालों को, उनके ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को, ताकि वो हमारी पॉलिसी बेचें। और जैसा मैंने कहा, फुर्सत के समय में, क्योंकि इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने के लिए कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं होता है, आप दिन में खेतों पे काम कर लें, दिन में अपना जो भी व्यवसाय कर लें, शाम को अगर चाय पीते साथ अपने दोस्तों के साथ बात करें, भाई आपने ये पॉलिसी ली है, ये पॉलिसी ली है, आपको ये जरूरत है, तो चलो ये हमारी पॉलिसी ले लो, इसमें आपकी लाइफ रिस्क भी कवर हो जाएगी, साथ साथ एक जैसा मैंने बताया इन्वेस्टमेंट का भी बहुत अच्छा, हम 4.8%, 5.2% तक का हम रेट ऑफ रिटर्न देते हैं। तो शाम के समय चाय पीते हुए भी हम यहाँ ये कर सकते हैं, शाम में चौपाल पे बैठ के वहां पर भी हम पॉलिसी बेच सकते हैं। तो ये जरूर हमारे एफपीओ के लिए, कृष्णपाल सिंह जी के लिए, उनके ऑर्गेनाइजेशन के लोगों के लिए एक सोर्स ऑफ अर्निंग हो सकती है। तो हमारा यही मोटिव है। मिश्रा हम जी, जरूर एमओयू साइन करना चाहेंगे, हम वो बता दें, हम अपने लोगों को जरूर भेजेंगे, हम जरूर जुड़ना चाहेंगे। मिश्रा जी ईस्ट चंपारण से हैं और एक हनी एफपीओ चलाते हैं। मिश्रा जी, आपके इंफॉर्मेशन के लिए, कृष्ण गोपाल जी ईस्ट चंपारण बिहार से है, हनी एफपीओ चला रहे हैं। जी जी, एक और आगे का सवाल क्या है, थोड़ी शिकायत कर रहे हैं, एक अवसर एफपीओ हैं जी, कृष्णा गुर्जर जी, वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पे पोस्ट ऑफिस हमसे दूर है, तो उस समस्या का कोई समाधान
देखिए, पोस्ट ऑफिस दूर है तो कोशिश करेंगे हम आपके यहाँ पोस्ट ऑफिस खोल दें, लेकिन जैसा कि आपको पता है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी खोलने के अपने नॉर्म्स होते हैं, और जब मैं आपके गांव में पोस्ट ऑफिस खोलूंगा तो मुझे किसी को वहां एम्प्लॉय करना पड़ेगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय होगा, 2 से 4 घंटा काम करेगा, उसके कुछ एस्टैब्लिशमेंट के नॉर्म्स हैं। लेकिन अगर वो अपने गांव का लोकेशन दें तो मैं कोशिश करूंगा कुछ ना कुछ हम मदद करेंगे जरूर। अपने गांव का लोकेशन दे दें, किस डिस्ट्रिक्ट में है, किस स्टेट में है, तो मैं कोशिश करूंगा जो नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस है उनका एड्रेस वगैरह दे दूं ताकि वो उनको सर्व करें ऑन ए डेली बेसिस। और अगर हमें बाद में कुछ मौका मिलता है तो हम अगर हम नई पोस्ट ना क्रिएट करते हुए बाय रीलोकेशन बाय डाइवर्जन ऑफ पोस्ट, वहां पर हम उनके लिए जरूर कुछ सुविधाएं देंगे। तो मैं उनसे यहाँ अनुरोध करूंगा कि वो अपने डिस्ट्रिक्ट का, अपने स्टेट का नाम बता दें ताकि हम ये शिकायत उनकी जरूर दूर करेंगे। मिश्रा साहब, एक और हरिद्वार से हैं, स्काई स्टेप्स फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, सुधीर उजाला जी हैं। वो पूछ रहे हैं कि, और ये सवाल हमने एक एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के साथ इंटरेक्शन किया था हमारे एफपीओज का, तो वहां पे भी इस तरह का सवाल पूछा गया था। ये सज्जन ये पूछ रहे हैं कि क्या आपका ईमेल एड्रेस या कोई ऑफिशियल चीज आप शेयर कर सकते हैं। जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में था मिश्रा जी, उनका मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने एक डायरेक्टर लेवल पर्सन का ईमेल एड्रेस और शायद लैंडलाइन नंबर शेयर किया था। तो जी। इस तरह का अगर आपकी यहाँ से सुविधा हो सकती है तो अच्छा हो जाएगा। जी जी जी, तो ईमेल एड्रेस यहाँ लिख लें। हाँ, AM चैट बॉक्स में डाल दे सकते हैं। हाँ ठीक है। अदरवाइज अगर गूगल पे करेंगे ना, हाँ जी, इंडिया पोस्ट लिख देंगे। अगर गूगल पे INDIA इंडिया और P कैपिटल POST पोस्ट मतलब भारतीय डाक, अगर गूगल पे करेंगे इंडिया पोस्ट सर्च करेंगे, कोई ईमेल आईडी वगैरह याद रखने की जरूरत नहीं है। अब तो यहाँ टेक्नोलॉजी का जमाना है। आप गूगल खोलें, गूगल पे इंडिया पोस्ट आप जैसे गूगल करेंगे तो हमारी वेबसाइट आ जाएगी indiapost.gov.in, ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो आप उस पर क्लिक करें, उस पर हमारी सारी सुविधाएं, चाहे वो हम सेविंग बैंक की हो, NSC की हो, KVP की हो, हमारे मेल आर्टिकल जितने भी हैं और हमारे इंश्योरेंस की भी वहां पर दी हुई हैं बटन। आप उसको क्लिक करें, उसमें हर स्टेट के यहाँ पर का मेरा भी उसमें फोन नंबर है, मेरा भी मेल आईडी है, और जैसा हमने बताया कि हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनका मेल आईडी है, उनका फोन नंबर है। ऑल दैट वी नीड टू डू, बहुत ही सिंपल है। आप गूगल पे इंडिया पोस्ट सर्च कर लें, तो जैसे इंडिया पोस्ट जाएंगे indiapost.gov.in, जैसा हम लोग का भारत सरकार का gov.in डोमेन पे सबकी मेल आईडी बनी हुई है, जैसे NAFED की है उस तरह एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की है, उस तरह हम भी यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री हैं। gov.in पे भारत सरकार का जो डोमेन है उस पे हमारी indiapost.gov.in ये है वेबसाइट बॉक्स में डाल दिया है मिश्रा सर। जी जी, सारे लिंक्स आपके। जी 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 जी, धन्यवाद। और सवाल, मैं जरूर सवाल लेना चाहूंगा। अच्छा, सो लाइक मिश्रा साहब, इंश्योरेंस थोड़ा ड्राई टॉपिक है और फाइनेंशियल टॉपिक है, तो उसमें कम रुचि लेते हैं, पर काफी मात्रा में आज एफपीओ ऑडियंस में है। मैं खुद सरप्राइज हूँ मिश्रा साहब कि हम लोग 100 एफपीओ जुटा पाए हैं आज की गैदरिंग के लिए। ये तो इंश्योरेंस जो फाइनेंशियल टॉपिक होता है वो बहुत रोचक नहीं होता है ऑडियंस के लिए, ऐसा समझा जाता है। तो आज का ऑडियंस ये दर्शा रहा है कि हमारा हाइपोथेसिस सही नहीं है और एफपीओज को भी इंटरेस्ट है इस विषय में। सर मैं वही कह रहा था कि क्या है इंश्योरेंस में, बिल्कुल जैसा आपने कहा कि हम लोगों की जो हम इस पर्टिकुलरली साउथ एशिया में हम इंश्योरेंस की बात करते ही नहीं। हम चाहते हैं कि ठीक है अभी तो डेली लाइफ चल जाए, कुछ पैसे बच जाए तो हम बैंक में कहीं डाल दें 2%, 3%, 4%, या हम कहीं यहाँ सोना खरीद लें या कुछ खरीद लें, तो वो भी अच्छी बात है। लेकिन मेरा यही कहना है, इसलिए मैंने बहुत ज्यादा टेक्निकल बातें नहीं की यहाँ पर इंश्योरेंस में। हमने बहुत ही कोशिश की कि प्लेन वर्ड्स में हम सिर्फ 2 चीजें बताएं कि आपकी सेविंग की सेविंग होगी। आप कोई बैंक में यहाँ आप खाता खोलें तो आप, चूंकि 100 एफपीओ जुड़े हुए हैं, ये हमारे लिए भी गर्व की बात है। और अगर मेरी बात पेशेंटली पिछले 45 मिनट से सुन रहे हैं
तो मैं जरूर नेफेड को और सुनील खन्ना साहब, आपको इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्री बिजनेस प्रोफेशनल्स के को जो आप रिप्रेजेंट करते हैं, जिसके आप चेयरमैन हैं, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि 100 सोसाइटी जुड़े हैं। हमारे स्पीकर 2 साहब जुड़े हुए हैं, उनको भी मैं धन्यवाद दूंगा कि अगर मैं कुछ रोचक बना पाया। मैंने कोशिश की कि बहुत ही सिंपल वर्ड्स में, और फिर मैं कहता हूं कि सिर्फ 2 ही बेनिफिट हम ध्यान रखें। नंबर 1, हमारी जीवन की कवरेज। अगर मेरी मृत्यु हो जाती है तो मेरी मृत्यु, अगर मैं परिवार का एकमात्र ब्रेड अर्नर हूं, तो मेरी मृत्यु के बाद मेरी वाइफ के लिए, मेरे बच्चों के लिए, उनको दिक्कत ना हो। तो अगर 10 लाख का इंश्योरेंस खरीदा हुआ है तो वो 10 लाख रुपया मिल जाएगा। साथ ही साथ तक उसमें तक जितनी ही बोनस उसमें हुई है, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, वो भी मिल जाएगा। तो अगर हम हर महीने छोटी छोटी राशि को, यहाँ 200 रुपया, 150 रुपया अगर हम जमा कर पाए, तो एक वो लाइफ रिस्क कवर होगी। साथ ही साथ अगर मेरी मृत्यु नहीं होती है और मेरा वो इंश्योरेंस मैच्योर हो जाता है, तो मुझे पूरी सम एश्योर्ड अमाउंट और उसमें जितना भी बोनस था वो ही मुझे मिल जाएगी। तो मैं उस तरह से कर सकता हूं कि जैसा मैंने बताया कि जब मैं 50 साल का हो जाऊंगा, 50 से 60 साल एक आदमी के जीवन में बड़ा क्रूशियल सा फेज होता है। उसमें बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनको कॉलेज में पढ़ाना है, बच्चे बड़े हो गए, उनको अपना कुछ स्वरोजगार, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट शुरू करना है, तो कुछ पैसे चाहिए। या बच्चे बड़े हो गए, इंजीनियर, डॉक्टर, अब मैं भी किसान का बेटा हूं, पढ़ लिख कर इंजीनियर डॉक्टर बन सकता हूं, सब लोग, हम लोग यहाँ बनते हैं। तो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, डॉक्टरी कर रहे हैं, तो उसके लिए कुछ पैसे चाहिए। और बच्चों की शादी करनी है, बिटिया हो गई, या अब तो विदेश भी भेज रहे हैं। हमारे साथ पंजाब हरियाणा के किसान होंगे, या वेस्टर्न यूपी के, जहां पर हरित क्रांति वगैरह हुई, सारे बच्चे विदेश पढ़ रहे हैं, तो उसमें कुछ पैसे चाहिए होंगे। और फिर जब मैंने परिवार की और तमाम जिम्मेवारी निभा ली, तब मैं सोचता हूँ यार अब जो है ना, 60 साल के बाद मैं कितनी मेहनत करूं। अब थोड़ा सा टाइम हैज कम बैक टू थोड़ा सा रिलैक्स और अपने ऊपर, क्योंकि 25 साल से 55 साल तक, 30 साल जो है ना, मैंने बहुत मेहनत की, अपने बच्चों को पढ़ाया बढ़ाया, उनको सिखा उखा दिया, बच्चों सेटल्ड हो गए, शादी ब्याह हो गया, वो अपना रोजगार कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। अब मैं थोड़ा सा अपने लिए ये करूं, तो उसमें मैं चाहूंगा मेरे पास कुछ पैसे हों। तो 50 से 60 साल तक लाइफ की डिफरेंट डिफरेंट नीड्स होती हैं। उन नीड्स को यहाँ एक करने के लिए जरूर मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि इंश्योरेंस की पॉलिसी लें, बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं है। और दूसरा, चूंकि हमारे इतने 100 एफपीओज यहाँ जुड़े हुए हैं आपके माध्यम से, उनके लिए कुछ सोर्स ऑफ इनकम भी है, और कुछ भी मेहनत नहीं करनी है। वो दिन में अपना जो नॉर्मल काम कर रहे हैं, नॉर्मल काम करें। शाम को अगर कहीं बैठे हुए चौपाल पे, या किसी 4 दोस्तों के साथ बैठे हुए हैं, अगर वो आप महीने में 1-2 पॉलिसी बेच सकते हैं, साल में अगर आपने 15-20 पॉलिसी बेच ली, तो उसका तो फर्स्ट ईयर का तो न्यू प्रीमियम आएगा ही आएगा। और वो पॉलिसी जब तक चलेगी, अगर वो 20 पॉलिसी अगले 3 साल की है, हर महीने जैसे वो आदमी प्रीमियम भरेगा, उसका 1%, 3% आपको कमीशन भी मिलेगा। तो एक लाइफ लॉन्ग अर्निंग हो जाती है। दोनों फायदे हैं सर। Thank you very much, Mishra ji, for taking time out to address our audience. बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी, आपने सीधे सरल शब्दों में हमारे ऑडियंस को ये विषय समझाने की कोशिश की। एंड आई एम श्योर कि इससे काफ़ी आपको ईमेल्स और रेस्पॉन्सेज आएंगे, और ये बात फिर आगे ले जा सकते हैं नाफेड और फीफा के संग आप लोग। तो थैंक यू वेरी मच मिश्रा। थैंक यू खन्ना साहब, ऑन बिहाफ ऑफ चीफ जनरल मैनेजर Postal Life Insurance Directorate, Madam Manju Kumar, and on my behalf and on behalf of Sri Gurinder Singh ji, who was instrumental in coordinating the entire affairs, and on behalf of the entire Department of Posts, I would like to thank NAFED, their officers, Indian Society of Agribusiness Professionals chaired by Sunil Kirnaya sahab, and all the FPOs जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला और हमें पेशेंटली लिसन किया। और मैं जरूर चाहूंगा कि हमारी कोऑपरेशन बढ़े, फिनेंशियल सिक्योरिटी, फिनेंशियल इंक्लूजन और फिनेंशियल लिटरेसी, तीनों की मोटो लेते हुए हम आगे बढ़ें। थैंक यू वेरी मच। तो साथियों, आइए अब इस कार्यक्रम को अपने दूसरे महत्वपूर्ण भाग, जिसे हम एफपीओ कोऑपरेटिव सोसाइटी आत्मनिर्भरता अभियान कहते हैं, उसकी ओर चलते हैं।
इस भाग में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं श्री अनवर शेख जी से, वो ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। शेख साहब भोसे एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। इसकी स्थापना 2016 में हुई थी। इसमें 1325 सदस्य हैं, मतलब बड़ी एफपीओ है। उनकी अपनी राज्य सरकार से मंजूरी प्राप्त एक सॉइल टेस्टिंग लैब भी चलती है। डेयरी में भी काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में भी काम करते हैं, आटा मिल भी है। तो काफ़ी डाइवर्स रेवेन्यू सोर्स बनाया है इस एफपीओ ने, जो अपने आप में एक मॉडल है बाकी एफपीओ के लिए। इनका टर्नओवर भी अच्छा खासा 10 करोड़ प्लस है, जो मैं समझता हूँ। मैं श्री अनवर शेख जी को निवेदन करता हूँ वो आए और इस वेबिनार में सभी सदस्यों को अपने एफपीसी के कार्यक्रमों में बताए। और अगर वो रुक सकते हैं तो इसके बाद के जो स्पीकर हैं विजय सरदाना साहब, उनसे आपका एक इंटरेक्शन हम करा सकते हैं। शेख साहब प्लीज आप संबोधन शुरू करें। नमस्कार सर जी। अब आज के वेबिनार में जुड़े हुए संजीव कुमार चड्डा जी, राजकुमार मिश्रा जी, विजय सरदाना जी, खैरनर जी, पूरा नाफेड और फीफा का टीम, उपस्थित वेबिनार से जुड़े हुए सब किसान भाई, एफपीओ के संचालक और न्यू उद्योजक, मैं थोड़ी सी मेरी पहचान पहले करा देता हूँ। मैं अनवर बाबूलाल शेख, डिस्ट्रिक्ट सोलापुर, जिला महाराष्ट्र, डिस्ट्रिक्ट सोलापुर, स्टेट महाराष्ट्र से हूँ। और भोसे एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, ये जो हमारा कंपनी है ये 2015 में इस्टेब्लिशमेंट हो गया। उसके पहले हमने एक्चुअली इस काम की शुरुआत 2013 में हो गई। एक सेल्फ हेल्प ग्रुप हमने किसानों ने इस्टेब्लिश किया था 2013 में, और उसका हमने काम चालू किया है। हमारे यहाँ पे जिधर से हम बिलोंग करते हैं वहाँ पे काफी अंगूर की खेती होती है, गन्ने की भी खेती होती है। तो उसके लिए हमने पहले सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए हम लोगों ने, और 2013 से काम चालू किया। लेकिन 2015 आया तब गवर्नमेंट ने एफपीसी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बनाने के लिए चालू की थी। सेल्फ हेल्प ग्रुप के भी बहुत सारी कठिनाइयां हैं, बैंक से है या बैंक लोन से है या जो भी कुछ है। तो हर कोई किसान संगठन को एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है कि जिसपे वो अच्छी तरह से काम कर सके और वहां पे वो संगठन को अच्छा रिस्पेक्ट भी मिले। तो हमारे उस वक्त स्टेट गवर्नमेंट, वर्ल्ड बैंक और आत्मा और कृषि विभाग के इनके इससे एफपीसी का प्रोग्राम आया हुआ था 2015 में। तो हमने उनको अप्रोच किया, उन्होंने भी हमको अप्रोच किया, और इसमें हमारा 2015 में भोसे एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड की स्थापना हो गई। हमने शुरुआत की थी सेल्फ हेल्प ग्रुप की, तो हम 50 किसान इकट्ठा आए थे, और मुझे आज खुशी है कि आज लगभग हम 1500 पार कर चुके हैं वो एफपीसी के माध्यम से। और शुरुआती दौर में हमने एफपीसी की स्थापना की थी हमारे क्रॉप का प्रोसेसिंग करने के लिए। मार्केटिंग के बारे में तो हम लोग उस समय सोच नहीं पाते थे कि इसको कुछ हम कर सकते हैं मार्केटिंग के लिए। लेकिन जैसे जैसे प्रोग्राम बढ़ता गया, कि जैसे कि हम स्टार्ट में आए हैं तो हमारे यहाँ पे जैसे कि हमें आप उसको बेदाना बोलते हैं, कोई किशमिश बोलता है, कोई मनुका बोलता है, जो अंगूर का ड्राई फ्रूट्स के लिए बेचे जाते हैं, उसके प्रोसेसिंग के लिए हमने 2013 में इकट्ठा हो गए थे। और 2015 तक हमने उसमें पूरा मैकेनिज्म किया, जैसे कि उसके में बहुत सारा लेबर लगता था पहले। वो बहुत बड़ा इवेंट होता है हमारे किसानों के लिए। पूरा मशीन में कन्वर्ट कर दिया, उसका क्लीनिंग, ग्रेडिंग, नेटिंग, पैकिंग। तो लगभग हमारे कंपनी ने उसमें 1 करोड़ रुपए का किसानों ने सब मिलके यूनिट खड़ा किया, और उसका हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं। आज भी वो प्रोसेसिंग यूनिट अच्छी खासी ताकत से चलता है। और फिर हमको समझ में आया कि जब हम ये कर रहे हैं तो हम इसके मार्केटिंग के लिए भी जा सकते हैं। और थोड़ा सा अंगूर का जो वैल्यू है जरा हाई वैल्यू होता है, और उसकी काफी कीमत ज्यादा होती है, क्योंकि वो जब हमारे से निकलता है तो मार्केट में चले जाने तक उसकी कीमत 300-350 रुपए पर किलो तक के आगे बढ़ जाती है। तो फिर और जब भी ये यूनिट हम चलाते थे तो 4 महीने के बाद में हमको समझ में आता था कि इसको 8 महीने वैसा ही रखना है। तो 8 महीने जब हमारे पास कुछ काम नहीं होता था तो यही परेशानी सामने आती थी कि अब हम 8 महीने भी करेंगे क्या।
तो फिर जैसे कि ये सीजनल क्रॉप चलती है, तो इसमें से एक दिक्कत समझ में आई कि कंपनी को, अगर हमको एक फार्मर प्रोड्यूसर को कंपनी चलानी है तो हमको उसको पूरे साल भर चलाना पड़ेगा। इसको हम 4 महीने चलाएंगे तो इसमें से हम टिक नहीं पाएंगे मार्केट में। तो फिर हमने जो एफपीसी की स्थापना हो गई, तो हमने गवर्नमेंट से जो स्कीम थी उसके में हमने उनको क्लीनिंग ग्रेडिंग यूनिट, और हमने उनको एक आटा प्लांट की डिमांड की कि हमको ये यूनिट चाहिए। तो उस स्कीम में से उन्होंने हमको ये आटा प्लांट और क्लीनिंग ग्रेडिंग यूनिट दिया, जिसके में अभी गेहूं का, जैसा कि गेहूं है, ज्वारी है, हरभरा है, चना है, जो भी हम उसके में उसका प्रोसेसिंग करते हैं। लेकिन हमने आटा प्लांट इसके लिए मांगा था कि जो 8 महीने या साल भर हमारा काम चलना चाहिए पूरा, तो हमने इसके लिए आटा प्लांट मांगा। तो अभी हम फिलहाल आटा प्लांट में हम काम क्या करते हैं, तो जबकि हमारे यहाँ पे अभी यहाँ से मार्च से हमारे यहाँ पे गेहूं का हार्वेस्टिंग चालू हो जाएगा, तो हम उसको किसानों को उसको क्लीनिंग ग्रेडिंग करके उसके बैगेजिंग करके देते हैं, और वो भी हम सेल आउट करते हैं। और जो किसानों से एक्स्ट्रा गेहूं आता है तो उसको हम एमएसपी पे हम उसको खरीद रहे हैं, हमारा एफपीसी खरीद रहा है। हमको गवर्नमेंट ने डायरेक्ट मार्केटिंग का लाइसेंस भी दिया हुआ है। तो और हम वो गेहूं को क्लीनिंग ग्रेडिंग करके उसको जूट बैग में हम उसका पैकिंग करते हैं, और हमारे नजदीक ही एक वेयर हाउस है जिसको हम स्टेट को वखार महामंडल का जो गोडाउन्स बोलते हैं, वहां पे हम उसको स्टोर करते हैं। और उस पे हम फिलहाल, यानी पिछले साल हमने काम किया था यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ में काम किया था, क्योंकि हमको जब पहले साल हम काम किए तो हमको समझ नहीं थी इतनी कि ये सब सुविधा एफपीसी के लिए उपलब्ध है, प्लेज लोन उपलब्ध है या गोडाउन्स उपलब्ध है। तो ये जैसे कि हम स्टार्ट करने के बाद हमको समझ में आई ये चीज है। तो हमने क्या किया कि इस चीज में हमने पहले आटा प्लांट थ्रू हमने 25 और 50 किलो का बैगेजिंग स्टार्ट कर दिया, क्योंकि जब हमने सर्वे किया, जैसे कि हमारे एपीसी से पूना 180 किलोमीटर पे है, मुंबई जैसा जगह है 350 किलोमीटर पे है। तो हमने क्या किया कि 25 और 50 किलो में इसका बैगेजिंग बनवाया। भोसे एग्रो के नाम से उसके सब लाइसेंस, फसाई के लाइसेंस है, सब है, हमने सब निकाले। और हमने ये 25 और 50 किलो को टारगेट किया, क्योंकि वहां पे हमने सर्वे में ये निकाला था कि 5 किलो 10 किलो में बहुत बड़े ब्रांड बड़े बड़े खड़े हुए हैं मार्केट में, हम इनके साथ में जाके एकदम कॉम्पीट नहीं कर सकते, हम लोगों तक नहीं पहुंच सकते हैं। तो हमने स्टार्ट में हमने जो हमारा पूरा प्लांट का कैपेसिटी 200 टन प्रति मंथ का है, और हमने इसके लिए उसमें का 25 और 50 का मार्केटिंग चालू कर दिया। और ये मार्केटिंग के लिए भी हमने क्या किया कि हमको समझ में आया कि जैसा कि कोई कॉर्पोरेट सेक्टर में जाते हैं तो वो बहुत सारा स्टाफ इकट्ठा करते हैं, बड़ी जगह पे जाके वो ऑफिसेस लेते हैं, एडवर्टाइजिंग करते हैं। तो एक एफपीसी को लिमिटेशन होती है ये मार्केटिंग और ये पहले शुरुआती एक्सपेंसेस करने में। तो हमारे जो किसानों के, हमारे डिस्ट्रिक्ट में के जो बच्चे पुणे और मुंबई में पहुंचे थे, जो कुछ तो काम कर रहे हैं वहां पे, नौकरी कर रहे हैं, कुछ चीजों में वो वहां पे अभी कोई कॉल सेंटर में है, कोई आईटी सेक्टर में है, कोई कुछ काम कर रहे हैं। तो ये बच्चों से हमने अप्रोच करना चालू किया कि भाई देखिए कि ये किसान संगठन है और इसका मार्केटिंग करना है, तो हमको कुछ तो ये स्टार्ट के पीरियड में हम तो इतना नहीं खर्चा कर पाएंगे। वो बच्चों को भी कुछ उसके बारे में मार्केटिंग का उनकी भी रुचि थी, तो ये बच्चों को हमने जोड़ लिया। ये उनका जॉब और छुट्टियां देख के ये बच्चे हमारे साथ में जुड़ गए। हमने कुछ कमीशन बेसिस में हमने उनको मार्केटिंग के लिए दिया, और मुझे खुशी है आपको सर बताने में कि आज लगभग 5 से 10 लोग जो बच्चे हैं कि जो पुणे और मुंबई में उनका काम देखते हुए कमीशन बेसिस पे हमारे लिए मार्केटिंग करते हैं। तो फिर उन्होंने फिर कुछ कंपनियों की लिस्ट निकाली, वो लिस्ट निकाल के उन्होंने कंपनियों को विजिट चालू कर दी। वहां पे हमने हमारे सैंपलिंग कर दिए, सैंपलिंग करके वहां पे फूड कमिटी होती है, उनके सामने हमने मीटिंग्स लगवाए। हमने वो कंपनियों में ये चीज समझा के बताई कि भाई कि बड़े बड़े सेक्टर में कॉर्पोरेट्स तो काम कर रहे हैं, लेकिन अगर एक किसान संगठन डायरेक्ट उत्पादन से लेके मार्केटिंग तक आता है तो आपको एक तो अच्छी प्राइस भी हम दे सकते हैं और दूसरी अच्छी क्वालिटी भी दे सकते हैं। और जब ये फूड कमिटी में जब बात हमने रखी, तो बहुत सारे कंपनियों में प्रोटोकॉल्स होते हैं, प्लांट का इंस्पेक्शन होता है, उनके नॉर्म्स होते हैं, उसके में हमको पूरा खरा उतरना पड़ता है, तभी हमारा आटा लेते हैं। और फिर मुझको खुशी है सर बताने के लिए कि आज हमारे पुणे की कोको कोला, किर्लोस्कर, लुपिन, जो वैक्सीनेशन के लिए जिनका भी सब पूरे दुनिया में नाम लिया जाता है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, उनके साथ में हम पिछले 2 साल से जुड़े हुए हैं। और ये बच्चों ने जो मार्केटिंग किया, तो
एक सर्टन लेवल तक हमारा जो एक शिफ्ट था कि जो 100 टन, तो 70-80 टन तक हमने ये जो कॉर्पोरेट सेक्टर में जो इंडस्ट्री में काम करने वाले थे उनको धीरे धीरे हम जुड़ते गए और वो मार्केटिंग खड़ा हो गया। तो फिर उधर रुकने के बाद में हमने ये भोसे एग्रो का जो आटा है उसका एक हेल्थ ग्राम के नाम से हमने 5 किलो और 10 किलो का पाउच डिजाइन किया, क्योंकि जब कोविड का सिचुएशन आया तो उस समय समझ में आया कि हमारा सिर्फ किर्लोस अपना सिर्फ सीरम इंस्टीट्यूट में ही आटा जाता था, क्योंकि बाकी के जगह तो लॉकडाउन की वजह से रुकना पड़ा। तो वो समय में समझ में आया कि हम लोगों को और 5 किलो 10 किलो में जाना पड़ेगा। तो ये पीसी सस्टेन कर चुका था वो प्लांट में कि अभी वो प्लांट अच्छे से हम उसके पर हम अच्छी तरह से काम कर पा रहे थे, अर्निंग भी अच्छी हो रही थी। तो हम लोग फिर 5 किलो और 10 किलो में हमने फिर आटा का पाउच डिजाइन किया, उसको ट्रेडमार्क किया और हमने हेल्थ ग्राम के नाम से उसको पुणे में और मुंबई में इंट्रोड्यूस किया है। और वो भी अभी उसका हमने हमारा ऑफिस भी खुद का पुणे में चालू किया है और अभी वहां पे हम कुछ कमीशन बेसिस पे और मार्केटिंग के लिए, जैसे कि हम सोसाइटीज में जाते हैं, सोसाइटीज की लिस्ट निकालते हैं, एरिया डिफाइन करते हैं, हम हर फ्लैट में वहां पे जाके वहां पे स्टॉल लगती है वो सोसाइटीज में, वहां पे हम उनको आधा किलो का सैंपलिंग देते हैं और उसके जब वो जुड़ते हैं तो हम हमारा डिलीवरी सर्विस हमने कुछ कुरियर पार्टनर्स हमने ढूंढे हैं पुणे में मुंबई में कि जो हमारी डिलीवरी दे और वो भी हमारा आटा वो लोगों तक पहुंचे। तो लगभग हमने अभी उसके मार्केटिंग के लिए पूरे जोर लगाया है और आशा करते हैं कि पूरे एक साल में हम और 100 टन 5 किलो और 10 किलो में हम सोसाइटी में सप्लाई देंगे, होटल्स में सप्लाई देंगे, कैंटीन में सप्लाई देंगे। तो आटे में लगभग हम लोग अभी फिलहाल ये काम कर रहे हैं। उसके बाद में भोसे एफपीसी जो है, ये भोसे हमारे गांव का नाम है, इसके वजह से हमने भोसे जो जिस हम गांव से बिलोंग करते हैं उसका नाम भोसे है, इसके वजह से हमने उसका भोसे एग्रो नाम रखा हुआ है। और फिर उसके बाद में हमने सर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी हम करते हैं। थोड़ा सा हमारा सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में हेवी टेम्परेचर होता है, एक बार अप्रैल में चला जाता है तो हम 44-45 चले जाते हैं। तो हमको उस पीरियड में हमको थोड़ा सा गन्ने के सिवाय दूसरी क्रॉप ठीक ठाक वहां पे हमारे यहाँ पे रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। तो हम बाकी का जो सीजन होता है उसके में हम स्वीट कॉर्न, बेबी कॉर्न और जो कंपनियां होती है हम उनसे जाते हैं, उनसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उनसे सीड्स प्रोवाइड करके लेते हैं। वो कंपनियों के कुछ एम्प्लॉयज हमारे साथ जुड़ते हैं, हम हमारे सदस्यों को वो सीड्स प्रोवाइड करके देते हैं, एक फिक्स रेट पे हम उसको कॉन्ट्रैक्ट फाइन ये करते हैं और फिर वो कंपनी और अपने हमारा किसान संगठन जो है दोनों साथ में काम करते हैं और उसका भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का हम सप्लाई कंटिन्यूस 3 रोटेशन रखते हैं, कोशिश करते हैं और 3 रोटेशन में हम उनको वो देते हैं। उसके बाद में सर हमारा हमने कुछ दिनों के बाद में हमने जॉइंट ग्रुप लाइबिलिटीज, जैसा कि हमारा कंपनी है, एक एनजीओ है, नाबार्ड है और विदर्भ ग्रामीण कोकण बैंक है जो हमारा लोकल का रूरल बैंक है, उसके साथ में हमने हमारे किसानों को जीएलजी के माध्यम से हमने कैटल के लिए हमने प्रोग्राम बनवाया और वो कैटल के प्रोग्राम में हमने 250 किसानों को हमने जो हमारा जो होस्टन जर्सी जो आता है या लोकल का ब्रीड आता है उनको हमने कैटल प्रोवाइड करके दिए और उसके में से हमने जो कुछ मिल्क होता है वो मिल्क रॉ मिल्क हम लेते हैं, उसको चिल करते हैं और हम उसको हमारे लोकल जो डेयरी है सप्लाई है इसके लिए करते हैं। अभी तो फिलहाल अभी कुछ उसके में प्रोसेसिंग के बारे में नहीं सोचा है। जब हम ये 100 टन और रिटेल सेक्टर में जब आटे का हम पूरा करेंगे तो उसके बाद में हम उसके भी प्रोसेसिंग के लिए हम जाने की सोच रहे हैं। और देखिए सर उसके बाद में हमारा सॉइल टेस्टिंग, जैसे आपने बताया सॉइल टेस्टिंग का भी लैब भी है। जैसे कि अपने प्रधानमंत्री सॉइल हेल्थ कार्ड का जो स्कीम आया था वो टाइम को लोकल जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के हैं उन्होंने हमारे हमसे अप्रोच किया और कुछ सॉइल सैंपल्स थे। तो इतना सारा हमारा सब किसान संगठन है, आजू बाजू के 6 गांव हमारे से जुड़े हैं, तो वो भी हमने काम कर लिया है। वो भी हमारे किसानों के मेंबर के बच्चे जो है वो 6-7 लोग लैब ऑपरेट कर रहे हैं। अभी उसके लिए हम लोग वहाँ पे बायो फर्टिलाइजर के लिए जा रहे हैं जो हमारे खुद के खेती के लिए भी लगता है और आजू बाजू को गाँव को भी दे सकेंगे। ऐसे हम कुछ बायो फर्टिलाइजर्स भी वहाँ पे उत्पादन कर रहे हैं, करने की ये रखते हैं। और सर कैसा है कि देखिए जो मैं लगभग 2013 से मैं 20
तक देख रहा हूँ कि मार्केटिंग, जैसा कि मैं कोई भी संगठन से मिलता हूँ तो हर किसानों का एक ही रोना होता है या वो चीज बोलते हैं कि सर हम उगा लेते हैं लेकिन हम इसको बेच नहीं पाते हैं ठीक से, अगर हम इसको बेचे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन जब मैंने हमारी कंपनी और एपीसी को हम देखे, जैसे कि अभी हम 8-10 लोग जो है इसको लीड करते हैं मेरे साथ में, और लीड करते समय हमने देखा है कि जब तक ये मार्केटिंग पे हम सोल्यूशन एपीसी में नहीं दे सकेंगे, एक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी जब तक मार्केटिंग में नहीं खड़ा हो पाएगा तब तक वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। जैसे कि जब हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी 14 कंपनियां खड़ी हो गई गवर्नमेंट से, लेकिन आज सर उसमें का सब 4 सर्वाइव कर पाई है, 10 कंपनियां आगे नहीं बढ़ पाई हैं। और 4 कंपनियां क्यों चल रही है, तो प्रोग्राम जब गवर्नमेंट ने लिया तो उन्होंने सब किया, स्टार्ट संगठन जोड़ना है, सीएस के पैसे, सीए के पास कैसे जाए, सीएस के पैसे जाए कैसे जाए, आपका एपीसी कैसा खड़ा हो जाएगा, इसका डॉक्यूमेंटेशन क्या रहेगा, इसके ऑडिट रिपोर्ट्स क्या रहेंगे, कंप्लायंस क्या रहेंगे, ये सब चीजें उन्होंने ट्रेनिंग के थ्रू दी। उन्होंने बायर सेलर्स मिड भी गवर्नमेंट ने लगा, लेकिन वो कंक्लूजन के पास पार नहीं जा पाए, क्योंकि आज का जो ट्रेंड है, जैसा कि हम मार्केट में जब गए तो हमारे समझ में आया कि कंपटीशन के लिए बहुत सारे ब्रांड है, बड़े बड़े कारपोरेट्स वहां पे बैठे हैं, और किसानों की दिक्कत क्या है कि किसान का रेट ज्यादा बताया जाता है, या किसानों को वो चीज में दिक्कत है कि चलो मैं कुछ बेचूंगा तो बहुत बड़े दाम पे बेचूंगा, तो ये नहीं चलता है कि जैसे कि गेहूं और आटा में हमको अगर साल भर काम करना है तो मुझको स्टोर मेरे वेयर हाउस में 1200 टन, 1200 टन, 2.25 करोड़ का वहां पे गेहूं रखना पड़ेगा वेयर हाउस में, एक रेट पे, एमएसपी पे रेट पे, और उसको मेरे को कंटिन्यूस रोटेशन में मेरे को जब लगता है तब मेरे को निकाल के उस पे प्रोसेस करना है पूरे साल भर। क्योंकि जब मार्केटिंग में जाते हैं तो किसानों पे विश्वास मार्केटिंग सेक्टर में नहीं रखा जाता है, क्योंकि वो बोलते हैं कि आपके पास में कंटिन्यूएशन नहीं होता है, आप लोग सीजनल देंगे, बाद में पूरा साल करेंगे, हमारा बिजनेस खराब करेंगे। तो जब भी जाते हैं तो वो किसान संगठन को, एपीसी को, उनको ये शाश्वत करना पड़ता है कि ये सप्लाई हम दे रहे, पूरे साल दे रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट पूरे साल के होते हैं, कंपनियों के साथ में पूरे साल के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक रेट पे आपको माल देना पड़ता है, तो सर्टेन प्राइस पे आपको उसको लेके एपीसी को उसको वेयर हाउस में स्टोर करना है, और फिर साल भर का उसको सप्लाई देना है। तो दिक्कत क्या है कि किसानों में वो चीज की समझ नहीं थी, हमारे में भी समझ नहीं थी, लेकिन जब हमने ये जब देखा कि देखिए कि आज 10,000 एपीसी अपने पूरे हिंदुस्तान में बन रही है, या पूरा 10,000 एपीसी का प्रोग्राम है, और जैसे कि अपने हमारे गवर्नमेंट का, महाराष्ट्र स्टेट का और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी प्लानिंग है कि 10,000 एपीसी खड़ा हो जाए, और इसके पीछे क्या है कि एक सर्टेन लेवल पे किसान मार्केटिंग के लिए खड़ा हो जाएगा, किसान संगठन आगे जाएगा, खुद का मार्केटिंग करेगा, और वो जो मार्केट में से जो पैसा आने वाला है वो लास्ट फार्मर तक पहुंचेगा, और जब तक पहुंचेगा तब उसकी वो इनकम में वृद्धि हो जाएगी। आज किसान को फटाफट माल बेचना है, उसको उसके में प्रोसेस करना नहीं है, मार्केटिंग भी नहीं करना है, और उसको सोल्यूशन भी नहीं चाहिए। तो हमारे महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा ये पीसी खड़ी हुई है आज, और ये पीसी पे काम चल रहा है, क्योंकि सहकार और जो बाकी के कुछ संस्था है उसके में जो दिक्कत है वो एपीसी में दिक्कत नहीं है। तो उसके लिए हर किसान संगठन को एपीसी को आगे आना पड़ेगा, खुद का ब्रांड इस्टेब्लिशमेंट करने के लिए, उसकी बिक्री व्यवस्था खड़ा करने के लिए। जब तक एपीसी खुद आके सामने ये चीज नहीं करेगा तब तक बस यही रहेगा कि गवर्नमेंट ने ये नहीं किया, गवर्नमेंट ने वो नहीं किया, गवर्नमेंट ने वो नहीं किया। लेकिन ये सोल्यूशन हर एपीसी के पास में, खुद के पास होना चाहिए कि मैं जाके इसका मार्केट में ब्रांड करूंगा, इसको मैं रुकाऊंगा। और सर आज के तारीख में मैं आटे के बारे में आपको सबको बताता हूँ सर, कि आज मैं मेरा आटा जो चक्की आटा देता हूँ, अगर वो एक आधे कंपनी में कुछ रेट के वजह से अगर कुछ वहां पे होता है और मेरा आटा अगर बंद होता है बोसे एग्रो का, तो वहां का जो खाने वाले जो कैंटीन्स के लोग हैं वो उनको बताते हैं कि आज आपका आटा चेंज हो गया है, तो वो वापस कंपनियों ने अप्रोच करके हमसे लिया है। तो किसान एक चीज कर सकता है, क्योंकि उसके में वो समझ है क्वालिटी कैसे मेंटेन करना चाहिए, उसके फॉर्मुलेशन कैसे मेंटेन करना चाहिए। तो हर एपीसी को इसके लिए आगे आना चाहिए। खुद के जो भी कम्युनिटी है, जैसा मैं गेहूं आटे के बोल रहा हूँ, अभी हम किशमिश यानी जो मनुका बेदाने के लिए जो है, अभी हमने गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किया हुआ है कि हमने उनको 1500 टन का एक कोल्ड स्टोरेज मांगा है, और जो अभी नया टेक्नोलॉजी आए हैं प्रोसेसिंग लाइन उन्हें मांगी है। अभी हमारे यहाँ पे वर्ल्ड बैंक और महाराष्ट्र गवर्नमेंट के थ्रू स्मार्ट की एक योजना आई है, हमने उसके में उनको हमारा एप्लीकेशन भी दिया है कि इसी धरती पे जैसे कि हमने गेहूं का
मार्केटिंग करने के लिए आगे आए हैं, वैसा ही हम ये अंगूर का जो है ड्राई फ्रूट्स में जो किशमिश है उसके लिए भी सर हम लोग आगे आके ये किशमिश को स्टोर करके बैंक से फाइनेंस लेके इसका किसानों को वक्त पे भुगतान करके और इसका छोटा पैकिंग जैसे 50 ग्राम से 15 किलो तक का पैकिंग करके आटा के साथ में हम बेच सकते हैं। अभी फिलहाल जैसे कि डीमार्ट आपने सुना होगा सर, तो अभी डीमार्ट से भी हम पिछले 6 महीने से जुड़े हुए हैं। बहुत दिक्कत हो गई उस ब्रांड से जुड़ने में, लेकिन हमने उनका फॉलोअप नहीं छोड़ा और उन्होंने भी हमारे फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी को डीमार्ट में एंट्री मिल चुकी है। पूना और कोल्हापुर भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है, 2 ब्रांचेस उनके जुड़े हुए हैं। उधर भी हम 25 और 50 किलो में उनको डीमार्ट को सप्लाई दे रहे हैं। और अभी उन्होंने हमारे यहाँ पे जो ज्वारी आता है, ज्वारी का भी उन्होंने हमको सैंपल्स मांगे हैं, तो भी वो भी हम सैंपल देंगे। उनके साथ भी आशा करते हैं कि एक बड़ा टर्नओवर होगा। उसी के साथ सर और एक थोड़ा सा मार्केटिंग के साथ में, और जो मेरे किसान भाई जुड़े हैं या एफपीसी वाले, मैं उनको ये भी बताना चाहूंगा कि देखिए कि आज के तारीख में एफपीसी खड़ा करने के बाद में बहुत सारी स्कीम भी सर लॉन्च हो चुकी है और जो हमारे एफपीसी को बहुत मददगार हो गई। कि जैसे कि एसएपीसी की स्कीम थी, हमारे सब एसएपीसी ने हमको इक्विटी ग्रांट दी। लगभग हमारे एफपीसी को 15 लाख का इक्विटी ग्रांट मिला चुका है। ये मैं क्यों संगठनों को बता रहा हूँ कि आज के तारीख में मिनिस्ट्री से, सेंट्रल गवर्नमेंट से इतनी सारी स्कीम दी हुई है किसानों को, एफपीसी को, कि वो अगर वो सही तरीके से हर किसान संगठन उसको हैंडल कर पाता है तो ये जो कैपिटल बिल्डिंग है किसानों के साथ में, जो पैसे खड़े करने की एफपीसी की एक दिक्कत होती है कि हमारे पास में पैसा भी नहीं है उतने, हम उतने ताकत से हम काम को नहीं जा सकते हैं। तो अगर हम देखेंगे एसपीसी की क्रेडिट गारंटी है, इक्विटी ग्रांट है जो हमने हमारे कंपनी को ली है। उसके बाद में जैसे एमएससीपी के प्लांट में एमएससीपी और वर्ल्ड बैंक और कृषि विभाग से हमको क्लीनिंग ग्रेडिंग यूनिट मिल चुका है सर। उसके बाद में अभी स्मार्ट का सर मैंने आपको बताया है, और कुछ स्टेट की स्कीम्स है। और अभी नाबार्ड ने जब हमको गेहूं के लिए, हमारे पास में कैपिटल चाहिए था प्लेज लोन के लिए और ऊपर का जो पैसा चाहिए था, हमने नाबार्ड का जो सब्सिडरी है नैप किसान, हमने उनको अप्रोच किया। विदाउट कोलेटरल हमको 30 लाख रुपए दिया गया जिसको हमने रिपे किया। और उसके बाद में अभी इस साल अभी जो हमारा सीजन आने वाला है, हमने उनको 70 लाख रुपीस के लिए हमने डिमांड किया था, वो भी हमको उनके तरफ से विदाउट कोलेटरल हमको सैंक्शन हो चुका है कि जो अभी गेहूं के सीजन में हमको उसकी मिलेगा। और उसका वो विदाउट कोलेटरल यानी एसएपीसी 2 करोड़ तक का आज किसान संगठनों के लिए क्रेडिट गारंटी देता है। तो जो किसान संगठनों का दिक्कत है, नेशनलाइज बैंक्स आगे आ रहे हैं, बहुत सारे फाइनेंस जो हमको अप्रोच करते हैं, जैसे कि प्लेज लोन के लिए सर इस साल मैंने मेरे पास एक फाइनेंस कंपनी आई थी, उन्होंने हमको अप्रोच किया, तो हमने उनके साथ में बार्गेनिंग किया, रेट ऑफ इंटरेस्ट में हमने बार्गेनिंग किया। हमने जो पैसा था उसके पे कितना परसेंट वो गेहूं पे पैसा देंगे उसके पे हमने उनके साथ बार्गेनिंग किया। और मुझको सर बताने में खुशी है कि अभी 25 तारीख को उसके पे हमारा मीटिंग है वो उनके साथ में, कि वो तैयार है हमको इस साल 2 करोड़ 2.5 करोड़ का सैंक्शन करके प्लेज लोन देने के लिए। तो ये किसान संगठनों के पीछे आज ताकत खड़ा हुआ है। हर किसान संगठनों ने उसका फायदा लेना चाहिए और हर गांव में, हर जिले में अपने अपने किसान संगठन मजबूत करने के लिए किसानों ने आगे आना चाहिए। ऐसे ही बहुत सारी योजनाएं हैं जो हम हमारे किसानों को देते रहते हैं, प्रोवाइड करते रहते हैं और उनको उसका लाभ देने के लिए कोशिश करते रहते हैं। तो सर बस अभी इतना ही मैं बोलूंगा और मैं आपका धन्यवाद देता हूँ नाफेड, फीफा और पूरे जो भी कुछ आपकी टीम है जिन्होंने 2 दिन से मेरे साथ में जो कम्युनिकेशन रखा, और जो भी ये हो गई तो आपके साथ जुड़े रहेंगे। हमारा एफपीसी भी आपका भी आपसे जुड़ने वाला है और उसके मेरे को खुशी रहेगी कि आपके साथ भी मैं बोसे एफपीसी यहाँ से आगे काम करेगा। शुक्रिया और धन्यवाद सर। धन्यवाद, शुक्रिया अनवर जी। अनवर जी आप हमारे साथ बने रहिए। जो अभी जो सज्जन आ रहे हैं विजय सरदाना जी, ये नैप किसान के बोर्ड पे भी है और फूड प्रोसेसिंग, ट्रेड, लीगल, एग्रीकल्चर, कमोडिटीज,
काफी विषयों के बहुत ही नॉलेजेबल व्यक्ति है हमारे सेक्टर के अपने आप। तो विजय जी, इट विल बी नाइस टू कंटिन्यू विथ यू, एंड देन अनवर जी के अगर कुछ सवाल होंगे, कुछ आपको एडवाइस चाहिए होगी अनवर जी, तो ये बड़ा एक अनोखा सेशन हो जाएगा हमारा। विजय जी प्लीज 2 minutes इनिशियल एड्रेस एंड देन वी कैन प्रोसीड विथ योर सेशन। सबसे पहले तो मैं अनवर जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। सुनील, अगर आप ध्यान दें, पिछले 7-8 एपिसोड में yes. हम अपने किसान साथियों को यही बोल रहे थे कि आगे कैसे बढ़ना है। yes. और अनवर भाई ने वो करके दिखाया है। तो जो हम कह रहे थे किसान भाइयों को, आज अनवर भाई का मैं इसलिए धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने जो किया है ये किसानों को कॉन्फिडेंस देगा, एफपीओस को कॉन्फिडेंस देगा कि जो हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं वो हो सकता है। वही एक रास्ता है आगे बढ़ने का, और उसका एक लाइव एग्जाम्पल अनवर भाई और इनकी संस्था है। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। दूसरा अनवर भाई, बिफोर मैं आगे जाऊं, मेरे को एक बात बताइए, जो 3 कृषि कानून आए हैं, ये आपकी संस्था के फायदा करेंगे या नुकसान करेंगे? सर एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, और सर हम इसके में पहले से काम करते हैं। पिछले 5 सालों से जो भी कुछ चल रहा है, अभी हम भी जो मेरे एफपीसी में हम करते हैं, तो एक्चुअली सर 5 सालों से हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी करते हैं और कंपनियों के साथ में भी जुड़े हुए हैं और उनको हम सप्लाई भी देते हैं। तो इस चीज में सर थोड़ा सा मेरा हमारे एफपीसी का अनुभव यह है कि जितना भी इसके में नई तरक्की आएगी वो किसानों की फायदे की रहेगी, उसके में नुकसान नहीं होगा किसान। तो मेरा ये कहना है कि ये जो 3 कानून आए हैं, जिसको लेके हमारे कुछ किसान साथी दिल्ली के आसपास परेशान हैं, वो कहते हैं नहीं पुराना सिस्टम अच्छा था, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में तो जमीन चली जाएगी, बिचौलिए खा जाएंगे, दुनिया भर के कहानियां आपने सुनी होंगी। आपका क्या कहना है कि जिस तरह से एक तो आपने एफपीओ की ताकत लोगों को समझा दी कि भाई कितनी ताकतवर चीज है, अब उस नई ताकत को नए कानून के साथ अगर मैं जोड़ूं तो वो किसानों के फायदे में है या नुकसान में है, ये बता दीजिए। एक्चुअली सर देखिए कि महाराष्ट्र थोड़ा सा पहले से ही हर चीज में एडवांस रहा है। जैसे डायरेक्ट मार्केटिंग के लाइसेंस जो है, जैसे कि हमारे यहाँ पे प्राइवेट मंडी एक्चुअली पहले ही खुल चुकी है। ये जो अभी जो मंडी या कुछ है, एमएसपी रहेगा या मंडी, तो एक्चुअली हमारे यहाँ पे महाराष्ट्र में पहले ही अभी जैसे कि डायरेक्ट डीएमएल लाइसेंस में हमारे कंपनी को भी मिल चुका है। जितने भी यहाँ पे फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है उनको डायरेक्ट मार्केटिंग लिंकेज लाइसेंस पहले ही मिल चुके हैं और हम उसके पे काम कर रहे हैं। जैसे कि मैं एक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बोल के अगर मैं कोई कंपनी के साथ एग्रीमेंट को जाता हूँ तो पहली वो चीज पूछी जाती है कि डीएमएल लाइसेंस आपके पास में है या नहीं है। प्राइवेट मंडी भी हमारे पास आजू बाजू में खुली है और हमारे यहाँ पे थोड़ा सा शेतकरी संगठनों का भी प्रेशर इतना रहता है कि जब तक एमएसपी डिक्लेयर नहीं होती तो हमारे यहाँ पे शुगर फैक्ट्री नहीं खुलती है। तो उसके वजह से थोड़ा सा महाराष्ट्र में उसकी वजह से आपको दिखता होगा, इसका असर दिखता नहीं होगा आपको कि महाराष्ट्र में किसान एक्चुअली वो सिस्टम से गुजर रहे हैं, उसके वजह से यहाँ पे दूर रहे हैं वो चीजों से लोग। तो कुल मिला के जो नए कानून है उससे आपको फायदा होगा? हाँ, एक्चुअली हम उसमें काम कर रहे हैं नए कानून में पिछले 2 साल से। नहीं, मैं यही जानना चाह रहा था क्योंकि देखिए आपका एक अनुभव है, आपने जो बहुत अच्छी बात एक कही जो मेरे को सबसे अच्छी लगी कि हमारे किसान भाई ये सोचते हैं कि अब तुरंत पैसा मिल जाए और बहुत ज्यादा पैसा मिल जाए, वो बाजार को नहीं समझते हैं और कोशिश ये करते हैं कि मैंने गेहूं पैदा कर दी तो आज 100 रुपए किलो मेरा गेहूं बिक जाए, बाकी मुझे कोई लेना देना नहीं है। वो बाजार को और बाजार की हकीकत को सीखना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते, जो आप लोगों ने गलतियां करके सीखा। आपने भी शुरू में वही गलतियां की होंगी, लेकिन अब आपने सीखा, अब आप आगे निकल गए और अब आप इतने आगे निकल गए कि अब आप बैंक से नेगोशिएट कर रहे हो। यस। तो ये आपकी ताकत है, क्योंकि नेगोशिएट तो वही आदमी कर सकता है ना जिसकी ताकत होती है। जिसके पास ताकत नहीं है वो क्या नेगोशिएट करेगा, वो तो हाथ जोड़ के ही खड़ा रहेगा। तो मेरा ये कहना है कि जो सबसे अच्छी बात मुझे आपके इसमें लगी कि हमने गलतियां करी, हम आगे बढ़े, हमने बाजार को समझा। लोगों ने कहा कि साहब हम आप पे भरोसा क्यों करें, आप तो माल बेच के गायब हो जाओगे, हमको तो साल भर माल चाहिए, हम आपसे डील नहीं कर सकते। फिर आपने कहा कि हमने 1200 टन माल रखा क्योंकि हमें 12 महीने देना है, हर महीने अगर हम 100 टन बेचेंगे तो 1200 टन तो माल चाहिए।
100 टन बेचना है और अगर रोज बेचना है तो रोज का कम से कम 3-4 टन माल बेचना है। तो ये एक जो समझ है व्यापार की, कैश फ्लो की, ये समझ बहुत जरूरी है। तो आपको बहुत बहुत मुबारक, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक बहुत ही सफल प्रयास किया। और मैं उम्मीद करता हूं कि जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि अमूल भी आपकी तरह ही छोटी संस्था शुरू हुई थी। अगले 5-10 साल में मैं चाहूंगा कि आपकी संस्था अपने क्षेत्र में एक रोल मॉडल बने, जैसे हम डेयरी में अमूल की बात करते हैं। और बाकी जो आपका एग्रीकल्चर सिस्टम है, तो मेरा निवेदन तो यही रहेगा और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि बहुत जल्दी ही, बस एक बात का मेरे को आप भरोसा दिला दीजिए आज पब्लिकली कि किसी भी हालत में क्वालिटी चाहे कुछ भी हो जाए, आप मिलावट नहीं करेंगे। नहीं सर, वो तो कैसा है, देखिए क्वालिटी 2-3 क्वालिटी बनानी पड़ती है रेट के पर्पज से, लेकिन जो चक्की आटे में हम देते हैं या जो भी कुछ बाकी के है, थोड़ा सा किसान वो चीज से दूरी रहता है मिलावट से। तो हम कभी नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखिए अनवर भाई क्या होता है, अनवर भाई जिंदगी में एक बात ध्यान रखिए, ब्रांड आपने बनाया, बहुत मेहनत करी, कभी कभार क्या होता है कि आपने 1200 टन माल लिया। जो दिक्कत कहाँ आएगी आपको बिजनेस में, जब आप बढ़ेंगे आगे। आज आपने 1200 टन गेहूं रखा, पता लगा कि बारिश हो गई, कुछ हो गया और उसमें से करीब 20 टन 50 टन गेहूं खराब हो गया, किसी भी कारण से कीड़ा लग गया, नमी ज्यादा आ गई, कुछ और बीमारी हो गई, कहीं कुछ भी गड़बड़ हो गई। अब ये हिम्मत नहीं होती कि यार ये 30 टन माल फेंक दे या उसका कुछ और उपयोग कर लें। तब जो आदमी का जो, जिसे कहते हैं ना कि दिमागी कीड़ा, जिसको हम बोलते हैं, जो गलत चलता है, वो ये चलता है यार किसको पता लगेगा, सड़ गया तो कोई बात नहीं, मिलाओ निकालो। ये जिस दिन सोच शुरू हो जाएगी, उस दिन आपका पतन शुरू हो जाएगा। ये मेरे साहब लिखवा ली। फिर आप मत बोलिएगा बाजार खराब है और कस्टमर खराब है और कंपटीशन खराब है और बड़ी कंपनियां खा गई और छोटी ने तंग कर दिया। इस बात को दिमाग में आपको रखना पड़ेगा कि बाजार में उतार चढ़ाव आएंगे, चीजें खराब होंगी, लेकिन हमारी क्वालिटी में हम सामने सप्लायर को ये बोल देंगे, बायर को, कि भाई साहब मेरे पास इस बार 100 टन में नहीं दे पाऊंगा, मैं 80 टन दे पाऊंगा क्योंकि 20 टन मेरा माल खराब हो गया है और वो मैं खराब माल आपको नहीं दूंगा। तो 20 टन का आप कहीं और से इंतजाम कर लीजिए, 80 में दे रहा हूं और अगले महीने से वापस मैं 100 आपको दे दूंगा। जिस दिन आप ये ईमानदारी से बाजार को कहने लग जाएंगे, लोगों का भरोसा आप पे कई गुना बढ़ जाए। श्योर सर। तो ये बात भी हमें समझनी पड़ेगी कि जैसे आपने कहा कि आटे की माल में गड़बड़ होती है तो वहां का स्टाफ बता देता है कि सर आज आटे में टेस्ट ठीक नहीं था या सब्जी में टेस्ट ठीक नहीं था। अभी आपने खुद बताया, कैंटीन में जो लोग खाना खाते हैं वही बता देते हैं कि साहब आज मामला ठीक नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि कंज्यूमर को समझ में आता है कि चीज कौन सी सही है और कौन सी खराब है। अब उस भरोसे को जिंदा रखना, ये आपकी ईमानदारी पे निर्भर करता है। भरोसा डायरेक्ट लिंक होता है मालिक और उसके मैनेजमेंट की ईमानदारी से। अगर आप ईमानदारी से काम करते रहेंगे, कस्टमर का भरोसा बना रहेगा। आप गड़बड़ करें और कस्टमर आपको छोड़ के चला जाए तो आपको बाजार को दोष देने का कोई हक नहीं है। बस ये बात आप अपने एफपीओस में ईमानदारी से सारे साथियों को समझाइए कि चाहे हम 4 पैसे कम उठाएं, चाहे 1 महीना हमें नुकसान हो जाए, लेकिन हम अपने उसूलों को नहीं छोड़ेंगे। हम अपने जो हमारा इमेज है, चाहे कुछ हो जाए, हम 2 नंबर का काम नहीं करेंगे। बस आप बस इसका कमिटमेंट समाज को देते रहिए, समाज आपके साथ खड़ा रहेगा। इसमें विजय जी मैं करते हो? एक इंटरव्यू, 1 मिनट सुनील जी, मैं उनसे एक मिनट, एक लास्ट लाइन मेरे को उनसे प्रॉमिस लेना है कि वो मुझे बताएं कि समाज के साथ ये गड़बड़ नहीं हो। नहीं श्योर सर, हम अभी देखिए हम पहले ही उसी चीज पे ही काम कर रहे हैं, क्योंकि नहीं अनवर भाई वो आप करिए, मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, मैं आपसे सिर्फ एक प्रॉमिस ले रहा हूँ, एक शपथ ले रहा हूँ। श्योर सर, आप शपथ लेते हैं कि कभी भी उसके में कोई भी 19-20 भी कभी नहीं करेंगे। धन्यवाद। सुनील जी आपकी तरफ। वेरी गुड। आपने अनवर जी को इस सेशन पे आके एक शपथ दिला दी अभी क्वालिटी के प्रति और कस्टमर के प्रति। क्योंकि सुनील देखो, मैं क्यों कह रहा हूं ये,
अनवर जी की सक्सेस, देखिए बाजार में उतार चढ़ाव आता है, जिस दिन दिक्कतें आएंगी, सामान खराब हो गया, कुछ हो गया, उस दिन अगर गड़बड़ करी ना तो पूरी जो मेहनत करी है 10 साल वो बर्बाद हो जाएगी। यह शपथ इसलिए जरूरी है कि मैं नहीं चाहता किसी भी हालत में अनवर जी की संस्था को लोग ये कहे कि यार ये माल ठीक नहीं दे, चाहे 2 पैसे कम कमाओ लेकिन ईमानदारी मत। सर शुक्रिया। अभी ये चीज हम बांध कर रखेंगे, ये चीज को हमेशा लाइफ टाइम। आपका अच्छा सुझाव है, हम भी इस पे अमल करेंगे हमेशा कि ये चीज में हमको रुकना है, तो आपका सजेशन हम हमारे सराखों पे रहेगा हमेशा। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको और मेरी तरफ से प्रॉमिस करता हूं कि अगर आपका माल दिल्ली में मेरे मोहल्ले में बिकेगा तो मैं आप ही का माल खरीद, एक कस्टमर दिल्ली में मैं आपको दे। थैंक यू सर, थैंक यू सर। अनवर जी, अगर आपके कोई टेक्निकल सवाल हैं फूड प्रोसेसिंग को लेके, क्योंकि आप उस फील्ड में डेयरी को लेके या इवन मार्केटिंग को लेके, तो आप पूछ सकते हैं विजय जी से, वो बहुत एक्सपर्टीज रखते हैं इन सब एरियाज में। अगर आपके मन में कोई समस्या या इस तरह का प्रॉब्लम है कि जहां आपको गाइडेंस की जरूरत है। एक्चुअली सर देखिए कि अभी जो हम फ्यूचर में जो मनु के अंगूर के लिए जो मार्केटिंग के सोच रहे हैं, उसके लिए आपका मैं आपसे सतत कांटेक्ट में रहूंगा, क्योंकि अलग अलग कोल्ड स्टोरेज की टेक्नोलॉजी आ चुकी है और उसके में भी कुछ मॉडर्नाइजेशन हो चुका है। जैसा कि थोड़ा सा स्टार्ट में हमने 2013 में कुछ मशीन्स लगवाई तो दिक्कत आ गई उसके में, तो हम आपसे जरूर, मैं आपके संपर्क में रहूंगा, क्योंकि कुछ दिक्कत है। अगर खुशी भी सर ने बताया, नैप किसान नाबार्ड से भी जुड़े हुए हैं, अगर कुछ एपीसीज को कुछ दिक्कत है तो मैं आपके सामने रख सकता हूँ चीजों को, या कुछ मेरे अभी जो आगे अंगूर के लिए हम करने वाले हैं, तो सर हम आपके साथ में जरूर संपर्क में रहेंगे एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए, या कुछ अगर और कुछ गवर्नमेंट्स के कुछ उसमें हमको मदद होती है तो उसके लिए सर। विजय जी, ये सॉरी हाँ बोलो, मनु के को लेके टेक्नोलॉजीज का अगर कोई गाइडेंस दे सकते हैं तो आप दे देंगे। और बिल्कुल, मैं इसमें वही कहने वाला था सुनील कि देखिए जो किशमिश है ना, उसमें कलर का बहुत बड़ा फैक्टर आता है। आपने देखा होगा बाजार में कई बार बहुत डार्क तरह की किशमिश आती है, कहीं पे एकदम येलोइश बिल्कुल व्हाइटिश किशमिश भी बाजार में मिलती है। अब ये ब्लीचिंग इफेक्ट भी आता है, सल्फर कंटेंट का भी एक इश्यू हो जाता है, लोग कई तरह से इसको काम करते हैं। मेरा निवेदन ये है अनवर भाई, आप एक काम करिए कि एक बार आप एनआरसी ग्रेप चले जाइए, पूना के पास जो अपना मंचर में है, शायद पूना के रास्ते में नहीं, पूना के वहां नाम है जो मंचर है या कुछ है और नाम है, वहां से 12 किलोमीटर है पूना से, जो भी है, वहां पे आप जाइए। उन्होंने कई सारे जो अलग अलग ढंग से अपना बनता है डिहाइड्रेशन प्रोसेस है और उससे जो क्वालिटी है वो एक बार आप समझ लीजिए वैज्ञानिक दृष्टि से। उसके बाद एक बार जब उस आप प्रोसेस को समझ जाएंगे, फिर आपको कौन सी मशीन सूटेबल होगी, कैसे हम उसको सही ढंग से इस्तेमाल करें, कौन सी मशीन की इस्तेमाल किस कैपेसिटी का होगा, वो फिर हम आपको गाइड करते हैं। तो आपके सामने सैंपल भी होगा और अपने जो वैरायटी है आपकी ग्रेप्स की, ये जरूर समझ लीजिएगा कि कौन सी ग्रेप वैरायटी से अच्छा आपका ड्राइड ग्रेप और डिहाइड्रेटेड ग्रेप बनता है। और इसमें 2 तरह का होता है, एक मैकेनिकल ड्राइंग होता है और एक सन ड्राइंग भी होता है। और सन ड्राइंग में अगर आप करते हैं तो उसके थोड़ा सा एक अलग प्रीमियम आता है, एज ए स्नैक लोग भी इस्तेमाल करते हैं, और बाकी इंडस्ट्रियल लेवल पे जो काम होता है वो भी होता है। तो एक बार आप समझ लीजिए कि आपको किस दिशा में जाना है और वहां आपको लाइव सैंपल मिल जाएंगे। एक बार आप ये तय कर लें और फिर आगे जो जरूरत होगी वो देखिएगा। साथ ही साथ मेरा निवेदन रहेगा कि जो आपका ड्राइड ग्रेप्स है उसके मार्केट अलग अलग है। एक तो एज ए ड्राई फ्रूट जो हम डायरेक्ट स्नैक के रूप में खा सकते हैं, दूसरा बेकरी इंडस्ट्री में बहुत जाता है। बेकरी इंडस्ट्री में उसका क्या यूज है, आइसक्रीम इंडस्ट्री में जाता है, उनको उतना बड़ा शायद साइज नहीं चाहिए जो हमें ड्राई फ्रूट्स में चाहिए। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि कौन से साइज की रिक्वायरमेंट कहाँ है। तो जब आप ग्रेडिंग करेंगे तो उसी लॉट में जो आपको छोटा साइज मिलेगा वो आपका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में चला जाएगा,
और उसमें जो बड़ा साइज है वो आपका ड्राई फ्रूट के रूप में आ जाएगा, तो उसमें आपको प्रीमियम मिल जाएगा। तो FAQ क्वालिटी पे मत जाइएगा, आप ग्रेडेड जाइएगा, उसमें आपको जो प्रीमियम है ब्रांडिंग में आपको हेल्प मिलेगी। ओके अनवर जी, कोई और सवाल है आपका या? नहीं सर कुछ नहीं। अच्छा, तो बहुत बहुत धन्यवाद अनवर जी, आपका प्रेजेंटेशन बहुत ब्रिलियंट था। आप काफी ओरेटरी में महारत है आपको, तो बहुत बहुत बधाई आगे के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। तो विजय जी, जो सवाल है आपके लिए, उसमें तो एक बहुत ही लंबा चौड़ा क्वेश्चन आया हुआ है। तो उसमें वो कह रहे हैं कि they are asking all technical finance related questions, Vijay, कि agriculture activities carried out by FPO and income earned shall be treated as agriculture income under Income Tax Act or not, वगैरह वगैरह। तो taxability of patronage bonus, taxability of dividend, taxability of bonus, so all kinds of things have been asked। तो इसमें शायद हम एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म होगी जिनके साथ हम लोग काम करते हैं, तो इस तरह की फर्म का एक सेपरेट सेशन, जैसे हमने पहले भी बताया, और कुछ सवाल FPO की फॉर्मेशन को लेके भी हैं, तो वो सारे सवालों को इकट्ठा करते हुए सारे इश्यूज हम एक सेपरेट एपिसोड में एड्रेस कर देंगे। नहीं, इसमें मेरा ये कहना है सुनील जी कि एक कॉन्सेप्ट को हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए, इनकम फ्रॉम एनी सोर्स एक्सेप्ट एग्रीकल्चर इनकम, चाहे वो डिविडेंड है, चाहे वो आपका इंटरेस्ट इनकम है, या किसी भी फॉर्म की इनकम है, माइनस एग्रीकल्चर इनकम विच इज फ्रॉम योर फार्म एक्टिविटी, ओनली दैट फार्म एक्टिविटी इज एग्जेम्प्टेड, एनी अदर फॉर्म ऑफ इनकम इज टैक्सेबल। ये हमें बेसिक चीज ध्यान रखनी चाहिए। अब जो आप बाकी सोर्स ऑफ इनकम बता रहे हैं, चाहे इनकम फ्रॉम डिविडेंड और इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट और इनकम फ्रॉम रेंटिंग, इनकम फ्रॉम एनी अदर सोर्स, ऑल आर टैक्सेबल। हाँ, आपको जो एग्जेम्पशन मिलता है वो एग्जेम्पशंस के डिफरेंट क्लॉज हैं, वो आप अपना जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो आपको गाइड कर देगा कि आप किस चीज के एंटाइटल्ड हैं और किस चीज के एंटाइटल्ड नहीं। एक सवाल है जिसमें काफी अलग अलग कमोडिटीज क्लब कर दिए गए हैं, तो रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि टू गिव इंफॉर्मेशन ऑन मार्केटिंग ऑफ जैगरी, टर्मरिक, होल व्हीट के बारे में, और ये फ्लोर के बारे में तो अभी अनवर जी ने बता दिया, मेज एंड वेजिटेबल्स, ये सारा कुछ एक FPO करता है, तो पूछ रहा है कि इनके मार्केटिंग में आप गाइडेंस दीजिए। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, मार्केटिंग, जैसा मैंने पहले भी कहा कि मार्केट इज ए गेम ऑफ कॉमन सेंस, ये कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। आपको दो चीजें समझनी होंगी कि मार्केटिंग में दो कैटेगरीज हैं। एक तो होता है कस्टमर बायर, कंज्यूमर बायर, जैसे आप और हम हैं, जो इंडिविजुअल बायर होता है। एक होता है इंस्टीट्यूशनल बायर, जैसे कैंटीन्स हैं, होटल्स हैं, जो कमर्शियल पर्पस के लिए परचेज करते हैं। दो चीजें अलग हैं। और अनवर भाई के प्रेजेंटेशन में भी आपने देखा होगा कि दोनों जो अप्रोच है वो अलग थी। सबसे पहली बात है कि आप कंज्यूमर क्या चाहता है, इसमें अगेन मैं कह रहा हूं रॉकेट साइंस नहीं। आप अपने आप को कंज्यूमर के शूज में डालिए। अगर आज आपके सामने जैगरी आई, आप FPO हो, आपकी FPO है मान लिया, लेकिन जब आप जैगरी एक आम आदमी को बेचना चाहते हो तो आप उसमें क्या चाहते हो? क्या जैगरी गंदी दिखनी चाहिए? उसकी पैकेजिंग कैसी होनी चाहिए? आप क्या चाहते हो? आप चाहते हो कि जैगरी अच्छी हो, आप चाहते हो ढंग से पैकिंग हो, उसमें मक्खियां ना बैठी हो, उसमें मिट्टी तिनके ना चिपके हुए हो। आपकी एक्सपेक्टेशन होगी ना, जैसा आप चाहते हो वैसा ही हर कस्टमर चाहता है। तो मार्केटिंग अलग नहीं होती। दुख मुझे उस बात का होता है कि जब हम खुद तो चाहते हैं, बहुत अच्छी बात, कि मुझे ये सब चीजें अच्छी मिलनी चाहिए और रीजनेबल रेट पे मिलनी चाहिए, लेकिन जब हम बेचने जाते हैं तो हम गंदी चीज प्रीमियम पे बेचना चाहते हैं। यह सोच गलत है। तो जैसे आप खुद ऐसे जैगरी FPO मैनेजर्स आपके मेंबर खरीदना चाहते हैं, वही क्वालिटी, उसी साफ सफाई का काम आप कस्टमर को दीजिए।
चाहे अब आप आटा बेचना चाह रहे हैं, गेहूं बेचना चाह रहे हैं, चावल बेचना चाह रहे हैं, तेल बेचना जो भी आप बेचना चाहते हैं, पहला थंब रूल आपका ये होना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं, आप कैसे चाहते हैं। क्या जो आप बेच रहे हो, आपका परिवार, आपके दोस्त, आपका घर पे, आप उस क्वालिटी से खुश हो या नहीं हो? क्या आप उस पैकिंग से खुश हो या नहीं हो? क्या जिस तरह से वो प्रोडक्ट बाजार में ऑफर किया गया वो खुश है या नहीं है? अगर आप खुश नहीं हो तो आप ये समझ लीजिए कि बाजार में आप फेल हो जाओगे। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपको समझ में नहीं आ रहा, आप अपने प्रोडक्ट की पैकिंग लीजिए और अपने दोस्तों और मोहल्ले में बताइए कि हम ये पैकिंग कर रहे हैं, अब बताइए आप इस पैकिंग का इतना पैसा दोगे या नहीं दोगे। अगर आपके घर में ही लोग खरीदने को तैयार नहीं है तो आप बेचने क्यों गए बाहर? क्यों आपने टाइम और पैसा वेस्ट किया? तो कहने का मतलब ये है कि जब तक आप अपने मानसिकता में अपने आप को कंज्यूमर नहीं बनाओगे और एज ए एफपीओ के ऑफिस बियरर या सप्लायर या सेलर के रूप में रहोगे तो आपको कभी भी सफलता नहीं मिलेगी। आप हमेशा कंज्यूमर की नजर से सोचिए। छोड़ो तुम उसको। दूसरा उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है इंस्टीट्यूशनल बायर को लेकर। जो इंस्टीट्यूशनल बायर है उसकी आपको जरूरत समझनी होगी, क्योंकि उसको कमर्शियल पर्पस के लिए खरीदना है। वो आपको प्रीमियम ज्यादा नहीं दे सकता क्योंकि उसको रोज का 1 टन माल खरीदना है। अगर वो आपको 1 रुपया भी फालतू देता है, अगर वो 1 रुपया भी फालतू देता है तो उसका रोज का 1000 रुपए का खर्चा पड़ता है। 30 दिन में 30,000 रुपए, साल भर में 3.5 लाख रुपए। वो आपको 1 रुपए भी फालतू नहीं देगा। इंस्टीट्यूशनल बायर की सोच रिटेल बायर से अलग होती है, ये हमें समझना पड़ेगा। तो इसीलिए, और प्लस उनकी क्वालिटी रिक्वायरमेंट, उनके सर्विस रिक्वायरमेंट, क्योंकि वो दूसरों को सर्व कर रहे हैं तो वो आप पे जिम्मेवारी डालेंगे कि आप हमें फॉलोइंग टेस्टिंग दो, क्योंकि वहां पे कानून आ जाता है, वहां पे ऑडिट आता है, वहां पे आपको पेपर वर्क भी पूरा रखना होगा, क्वालिटी सिस्टम भी पूरे रखने होंगे, क्योंकि अगर कल को कहीं गड़बड़ हो जाती है तो वो सारे कागज आपके लिए काम आएंगे इन्वेस्टिगेशन में कि गड़बड़ क्यों हुई और किस लिए हुई। तो आपको दोनों की सोच को समझना होगा और आगे बढ़ना होगा, लेकिन दोनों में एक चीज कॉमन है कि क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। विजय जी, एक सवाल है घनश्यापुर फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी दरभंगा, वो पूछ रहे हैं कि हमको वी वांट टू वर्क इन फिशरीज और 1 से 1.5 किलो मछली में ट्रेड करना चाहते हैं, तो लॉजिस्टिक सपोर्ट और गाइडेंस दें इसको लेके। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि हाईली पेरिशेबल प्रोडक्ट है। कोशिश ये करें कि आप जो आपके नजदीक एरिया है, देखिए आज की तारीख में फिशरीज में 2-3 तरह से मार्केटिंग हो रही है। एक तो आप जो आपका नियर बाई मार्केट है, चाहे आपके वहां पे रेस्टोरेंट्स होंगे, ईटरी सिस्टम होगा, आपके वहां पे कोई और स्पेशलिटी शॉप्स होंगी, पहले आप ये देखिए कि उनकी डिमांड कितनी है और वो किस साइज की है। आपने 1 किलो 1.5 किलो की बात करी, हो सकता है कि उनको छोटा चाहिए, बड़ा चाहिए, हर पर्पज के लिए रिक्वायरमेंट अलग होती है। फिर आपके पास कौन सी फिश है उसके हिसाब से भी डिमांड में फर्क आता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको टिपिकल रेसिपी के लिए एक पर्टिकुलर फिश चाहिए होती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनको, जैसे बासा फिश है विच इज वर्चुअली बोनलेस जिसको वो बोलते हैं, वो उसकी डिमांड काफी रहती है। होल फिश एक अलग चीज है। फिर फिश फिले, जब आप उसको ड्रेसिंग करके उसके पीसेस बना के रखते हैं, वो एक अलग रिक्वायरमेंट है। तो आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है पहले आपको ये देखना होगा। दूसरा, आपका कस्टमर क्या है आपको वो देखना होगा। तीसरा, आप वहां से कितना दूर ट्रांसपोर्ट करना चाहते हैं आपको ये देखना होगा। फिश के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है पेरिशेबिलिटी, क्योंकि फिश में अगर आप देखेंगे तो जैसे जैसे फिश का टाइम निकलता है, कस्टमर कैसे पता करता है कि फिश फ्रेश है या खराब है या पुरानी है। अक्सर फिश में क्या होता है कि कंज्यूमर उसका गिल खोल के देखता है। जो गिल अगर आप उठाओगे, अगर वो पिंकिश है इसका मतलब वो फ्रेश है। जितना वो डार्क होती जाएगी उतना वो पुरानी होती है।
तो ये एक तरीका होता है देखने का। आपको ये देखना पड़ेगा कि आप कहाँ क्या बेच रहे हैं, पहला। दूसरा तरीका ये है कि अगर आपका प्रोडक्शन बेस एक जगह है और आपको वहां से आगे लेके जाना है, मान लीजिए कि आज आप दरभंगा, आपने कौन सी जगह बताई थी सुनील जी? दरभंगा में है। दरभंगा में। अब आप दरभंगा है, दरभंगा से आपको पटना लेके जाना है, या भागलपुर लेके जाना है, या फिर इसको कलकत्ता लेके जाना है, या आपको कहीं और सिलीगुड़ी लेके जाना है, जो भी आपके नजदीक एरिया बैठते हैं जहां आपको पोटेंशियल मार्केट दिखता है, हो सकता है कि मेरा एक सुझाव है आपसे, सोचिएगा, आप फिश को हार्वेस्ट करके ट्रांसपोर्ट मत करिए। आप जैसे सिंटेक्स टैंक होता है ना, सिंटेक्स टैंक लीजिए और उसमें लाइव फिश डाल दीजिए, फिश को हार्वेस्ट मत करिए। अब क्या होगा कि अगर आप दरभंगा से कलकत्ता जाते हैं और आपका एक दिन माल नहीं भी बिकता है, तो मछली अंदर जिंदा है, वो फ्रेश रहेगी। तो जब आपकी डिमांड आए उस समय, उससे पहले 3 घंटे 4 घंटे 1 घंटे पहले आप हार्वेस्ट कर लीजिए। तो कस्टमर को हमेशा जब फ्रेश मिलेगी तो आप उसको ब्रांडिंग कर सकते हैं कि फ्रेश फिश लाइव कैच इन फ्रंट ऑफ यू। तो आप अगर उस टैंक के अंदर आपकी फिश है और आपने दुकान में वो टैंक रखे हुए हैं, इंस्टेड ऑफ डिस्प्ले के, बहुत से लोग क्या करते हैं, फिश का डिस्प्ले करते हैं, निकाल के आइस लगा के डिस्प्ले करते हैं। मैं कहता हूं आप वो मत करो, आप लाइव टैंक में रखो फिश को, और जो कस्टमर मांगे उसको लाइव कैच पकड़ा दो। देखिए आपकी ब्रांडिंग अलग हो जाएगी, आप उसका प्रीमियम ले सकते हैं, क्योंकि उससे फ्रेश तो बाजार में मिल नहीं रहा, तो लाइव कैच है। तो आप बड़े टैंक में से छोटे में शिफ्ट करते रहिए, तो आप क्रिएटिव कर सकते हैं काम को मार्केटिंग के लिए, और उसका फायदा हो जाएगा। तो विजय जी, इसमें 2-3 फिर से काफी टेक्निकल सवाल हैं जो फिनांस टाइप ही हैं, कि क्या सब्सिडी पर भी इनकम टैक्स लगेगा, इनकम फ्रॉम लीज होल्ड लैंड, इज इट टैक्सेबल फॉर एफपीओ, एफपीओ को फार्म मशीनरी बैंक सब्सिडी मिलती है, क्या वो टैक्सेबल है, इस तरह के सवाल। देखिए, जो आपको सब्सिडी मिलती है वो ऑफसेट होता है अगेंस्ट पेमेंट, वो बैंक को जाती है। अगर आपने बैंक से लोन लिया है, मान लीजिए 10 लाख रुपए का आपने बैंक से लोन लिया और उसमें 20% सब्सिडी है या 50% है, तो जब आपने बैंक से लोन लिया है और सरकार आपको सब्सिडी नहीं दे रही है, वो आपके अकाउंट में जा रही है, तो वो बैंकर अपने पास रखेगा, आप उसको ट्रांजेक्शन में मत लीजिए ना। आपने 10 लाख का लोन लिया, 5 लाख आपको सब्सिडी मिली, वो सीधा आप बैंक को कह दो कि आप इसको डिडक्ट कर दो, तो अब आपका लोन बच गया सिर्फ 5 लाख। मशीन आपने 10 लाख की खरीदी, 5 लाख सब्सिडी मिली, सीधा आप बैंक को ट्रांसफर कर दो, आपको हाथ लगाने की जरूरत नहीं उस पैसे को, बचा आपका 5 लाख। 5 लाख रुपए पे आपको ब्याज देना है, उस पर कोई टैक्स नहीं है, क्योंकि आपको तो इंटरेस्ट देना है, कमाई तो है नहीं। और जो सब्सिडी आई वो बैंक में जो आपने लोन लिया उसके अगेंस्ट ऑफसेट हो गई, तो वो चैलेंज नहीं है। दूसरा इशू आता है कि बाकी जो सोर्स ऑफ इनकम है, चाहे आपने लीज रेंटल है, आपका कोई वेयर हाउस रेंटल है, वेयर हाउस रेंटल में खासकर एग्री के अंदर जीएसटी नहीं लगता है, लेकिन अगर आपका इनकम होता है तो इनकम टैक्स तो बनेगा अगर आप उस स्लैब में आते हैं। तो मैंने जैसे कहा कि लाइफ में एक कॉमन सिंपल कंफ्यूजन हटाने के लिए एक चीज रखिए, अगर ये इनकम है, इनकम, यहां तक कि अगर कल को आप अफीम बेचते हैं और क्राइम भी करते हैं, देखिए इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको कानून की बता देता हूं, अगर आप क्राइम करके भी इनकम जनरेट करते हैं तो उस पर भी टैक्स लगता है। क्राइम का केस अलग चलेगा, जेल आप जाएंगे क्योंकि आपने क्राइम किया है, लेकिन टैक्स भी देना पड़ेगा क्योंकि इनकम हुई है उससे। तो ये इनकम तो इनकम टैक्स में लगेगा ही, ये आप मान के चले, सिर्फ एग्रीकल्चर इनकम आपकी घटेगी। इसमें विजय जी कुछ सुझाव है आगे को लेके। ये कहा जा रहा है कि एक एपिसोड एग्री बिजनेस पे अरेंज कीजिए, तो एग्री बिजनेस का फ्यूचर क्या है ये भी किसी ने पूछा है। तो एग्री बिजनेस मेरे ख्याल में जो एफपीओज हैं उनके माइंड में एक उसका नेबुलस डेफिनेशन है। मैं सुनील जी थोड़ा और इसको रिफाइन करूंगा, हम जरूर करेंगे, अच्छा सुझाव है। एग्री बिजनेस बहुत वाइड है। एग्री बिजनेस में फूड बिजनेस भी आता है, एग्री बिजनेस में लाइव स्टॉक भी आता है, एग्री बिजनेस में कॉटन भी आता है, एग्री बिजनेस में रबड़ भी आता है, एग्री बिजनेस में आप और एक्स्ट्रापोलेट करोगे तो जूता बनाना भी आता है, क्योंकि वो भी लेदर से बनता है और लेदर के इज ए एग्री प्रोडक्ट। तो मेरा सिर्फ रिक्वेस्ट रहेगा, हमारे जितने भी साथी लोग दर्शक है जो देख रहे हैं,
कि थोड़ा सा और स्पेसिफाई कर दे एग्री बिजनेस में कौन सा सेक्टर है और क्या एक्टिविटी, तो बात करने में और अच्छा लगेगा। तो आपके सेशन के लिए एक और सवाल भेजा है किसी ने, हालांकि वो नाफेड के लिए भी है, आपके लिए भी है। वो कह रहे हैं कि हम 8 FPOs हैं, मतलब 6-7 हजार मेंबर हैं, हॉर्टिकल्चर और लाइफ स्टॉक में काम कर रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि मार्केट लिंकेजेस में हमें आप हेल्प कीजिए, मार्केट लिंकेजेस ऑफ आउटपुट और एग्री इनपुट में भी। लोकेशन कहाँ है इनका? दे आर नॉट मेंशन्ड दैट, वो कर लेंगे। तो मेरा निवेदन है कि जब भी हमारे FPO साथी या कोई भी क्वेश्चन डालते हैं ना, अपनी लोकेशन जरूर लिखें और क्रॉप का नाम जरूर लिखें। ठीक है। जनरल क्वेश्चन से हमें समझ में नहीं आता कि आपका समस्या किधर है। सो दैट्स इट विजय जी, आज के लिए सवाल जो है, जो नेचर ऑफ सवाल हैं, काफी सवाल ऐसे लगता है कि CA चार्टर्ड अकाउंटेंसी फॉर्म के साथ एक डिटेल 1-2 घंटे का सेशन करना पड़ेगा, क्योंकि काफी बेसिक से लेके कुछ एडवांस सवाल हैं फाइनेंस को लेके। तो धन्यवाद विजय जी, फिर से आपने टाइम दिया हर हफ्ते की तरह। तो हर हफ्ते आपका जो ब्लैंक चेक हमारे पास है, हम उसको कैश करते रहेंगे टिल इन्फिनिटी। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सुदर्शन जी को कि वो वोट ऑफ थैंक्स दें। सुदर्शन जी CEO फीफा है। थैंक यू सुनील जी। आज के फीफा की FPO संघ साझेदारी की आत्मनिर्भरता अभियान और उद्यमिता अभियान के 10वीं कड़ी में श्री राजकुमार मिश्रा जी, जो कि जनरल मैनेजर है, डायरेक्टर ऑफ पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, श्री अनवर शेख जी, जो कि MD है भोसे एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी के, और हर सैटरडे की तरह श्री विजय सडाना सर, इन तीनों ने हमें मार्गदर्शन किया। और जो उद्देश्य मुझे लग रहे थे कि एक एपिसोड शुरू करने के वक्त हमने रखे थे, वो मुझे सफल होते हुए दिख रहे हैं। जिस तरह से इंटरेक्शन हो रही है, जो FPO के खुद के अनुभव है वो हमारे सामने पेश हो रहे हैं। जो नई तकनीक FPO के लिए चाहिए, चाहे वो तंत्रज्ञान कृषि से संबंधित हो या फिनांस से संबंधित हो, इंश्योरेंस हो, बैंकिंग हो, इस तरह के जो एक्सपर्ट्स हैं, जो आज मिश्रा जी के रूप में हमें मिले हैं, अनवर जी के रूप में हमको FPO के जो उदाहरण है कि कैसे FPO एक यशोगाथा लिख सकती है, और उनके मार्केटिंग के लिए जो एडवाइस चाहिए, जो उनके बिजनेस चलाने के लिए एक्सपर्टीज चाहिए, हमारे साथ विजय सडाना सर हर शनिवार की तरह मौजूद है और उनका बहुमूल्य मार्गदर्शन हमें मिल रहा है। तो मुझे ये सारा हमने जो उद्देश्य रखे थे ये एपिसोड और ये कड़ी पेश करते हुए, वो सफल होते हुए दिख रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का, और सुनील जी, ISAP टीम, फीफा टीम और नाफेड टीम जो मेहनत ले रही है ये सारा सफल करने में, बहुत बहुत धन्यवाद उनका भी। और जो हमारे फीफा मेंबर्स FPOs है, वो हर शनिवार की तरह आज शामिल हुए हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सुनील जी। तो थैंक यू वेरी मच विजय जी, अनवर जी, सुदर्शन जी। साथियों, अगले शनिवार को फिर मिलेंगे 11 बजे। आपके कैलेंडर में ये मार्क कर लीजिए, अगले 52 हफ्ते ये कार्यक्रम चलेगा। जितनी तादाद में जुड़ सकते हैं आप फीफा के मेंबर बनिए। उसके बारे में आपको चैट बॉक्स में सारी डिटेल दी गई है। अगले हफ्ते मिलेंगे। नमस्कार। नमस्कार। थैंक यू।